नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज एक कंप्लीट नावल पढ़ने जा रही हूँ फराह बुखारी का, जिसका नाम है गुमान की आहट। और ये एक कंप्लीट नावल है। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगे। और ये चाइल्डहुड निकाह बेस्ड है, नाइस फैमिली बेस्ड स्टोरी है और मेच्योर राइटिंग स्टाइल है। जितना मैंने इस नावल के बारे में पढ़ा वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसलिए मतलब मैंने खुद नहीं अभी नावल पढ़ा, लेकिन इसके इंट्रो में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि इसके थीम क्या है स्टोरी की। तो चाइल्डहुड निकाह बेस्ड है और मतलब कज़न्स ही हैं, बट वो गांव में रहती है लड़की और लड़का शहर में रहता है। अब देखते हैं कि क्या होता है, एग्जैक्ट वैसी कहानी है या नहीं है, ये तो अब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस स्टोरी को। हालात का जाल कभी कभार यूं चार जानिब से आपको जकड़ लेता है कि हाथ पांव तक मारने की मोहलत नसीब नहीं होती। प्लीज़ शायरी मत करो मायूसी की बातें। मायूसी कुफर है, गुनाह है, अपने आप को हालात की तरफ धक्का देने की एक और कोशिश है। मकरब ने हाथ बढ़ाकर उसके बाजू छुड़ाए जिन्हें वो बालों में फंसाए अपने बाल नोच लेने की नीयत पर था। तुमने बीच जंगल भेड़ियों में फंसा हिरन देखा है कभी? शायरी की सुर्ख आंखों में वहशत उतर आई। मैं समझ सकता हूँ माय डियर फ्रेंड। मकरब ने उसका बाजू सुलाकर थपकी दी। बट बिलीव मी, इंसान के पास हर किस्म की सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई तोड़ ज़रूर मौजूद होता है। एक ज़रा सा अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है। दिमाग ही तो खोल रहा है तू मेरा। शायरी फिर फट पड़ा और मकरब इस मानियत पर दाद भी नहीं दे सका। यार तुम थोड़े से ठंडे हो जाओ ताकि मैं आराम से कुछ सोचने के काबिल हो सकूं। फूफा जान की दुआओं से ठंडा पड़ने का वक्त भी आ गया। शायरी बाकायदा थक कर पलंग पर लंबा हुआ और मकरब अल्फाज के ऐसे उम्दा चुनाव पर अपने आप पर लानत भेजने लगा। इस शहराजी का तो परेशानी में ये हाल था। मैं समझ सकता हूँ मेरे दोस्त, मकरब ने उसी ठहराव और मतानत से कहना शुरू किया कि अपनी ज़ात पे उसका भरोसा कभी रायगा नहीं गया था। आंसा शहराज की मंगेतर थी और अच्छे वक्तों की साथी भी, लिहाजा बुरा वक्त आते ही अब दूर दूर तक कहीं दिखाई न देती थी। आंसा उसकी फुप्पो ज़ात थी और उनके हाथ दूर रिश्ते एक साथ तय पाए थे। शहराज की बहन आंसा की भाभी थी, लेकिन इस रिश्ते को वट्टे सट्टे का नाम देने से यहाँ सब इनकारी थे। हत्ता कि एहसन और रबिया की शादी के वक्त बाकायदा शराइत तय पाई थी कि दोनों रिश्तों के मामलात को एक दूसरे से कतई तौर पर अलहदा रखा जाएगा। अलबत्ता अमली प्रैक्टिस में सब धरा रह गया और मुख्तसरन ये कि अब फूफा पहले रिश्ते के हालात देखते अपनी बेटी यहाँ बयाने को तैयार न थे। शहराज के अब्बू की ज़िद थी कि हमने अपनी लड़की दी है तो उनकी भी आकर रहेगी। एहसन और रबिया भी जुदा जुदा ख्यालात रखते थे। रबिया नहीं चाहती थी कि आंसा नंद से उसकी भाभी बन जाए और उसकी शादी मज़ीद ख़तरों का शिकार हो, और एहसन को लगता शादी होने से हर बिखरी चीज़ ठीक ठीक अपनी जगह पर आ जाएगी। मुख्तसन ये कि शहराज हकीकतन चारों जानिब से हालात के शिकंजे में जकड़ा था। बकौल उसके निकलने की राह न अब थी न आइंदा कभी हो सकती थी। आज 5 माह बाद, जबकि शहराज के हालात तो झील के पानी जैसा ठहराव पा चुके थे, पर साहिवाल रेलवे स्टेशन की पुरसुकून खामोशी में खड़ा मुकर्रब हुसैन शहराज के एक एक लफ्ज़ पर ईमान ले आते खुद को उस मासूम हिरन जैसा महसूस कर रहा था जिसे चारों जानिब से भेड़ियों ने घेर लिया था। शहराज की बेबसी आज पहली बार ठीक ठीक समझ में आ रही थी। दिमाग भी खौल रहा था और लगता था कि ठंडा पड़ने का टाइम भी आ गया है। नहीं, सत सुहागना इत्थे आ जाओ छेती, 7 सुहागने यहाँ आ जाएं जल्दी। साबरा ताली बजाकर मतवज्जा करते मुस्कुराकर अपनी सखी सहेलियों को देखने लगी। रुखसार पीले जोड़े में चिंपी चिंपी अंसी लिए सर झुकाकर बैठी थी। शादीशुदा खवातीन, जिनमें चचियाँ, ममानियाँ, भाभियाँ वगैरह शामिल थी, शौक जुमलों के तबादले करते हुए नज़दीक आने लगी। कवारी लड़कियों को दूर हटाया जाने लगा। पास बैठी जुलेखा ने दुपट्टा साइड पे करते रुखसार की गूंदी हुई लिट बाहर निकाली, बारी बारी, जिसकी हर गिरा 7 सुहागनों ने खोलनी थी। 6 हुई ये तो। अजरा किधर गई? अभी तो यहाँ। साबरा की मतलाशी निगाहें अपनी सहेली और खालाजाद अजरा को ढूंढ ही रही थी कि औरतों को धकेलकर सामने आती उस शरबती कपड़ों वाली ने यूं हाथ बढ़ाकर 7वीं गिरा खोल दी। सब ने एक साथ ताज्जुब भरी नज़रों से पहले लड़की को फिर एक दूसरे को देखा। ओह समरी की बच्ची, रुखसार ने हथेली अपने माथे पर पीटी। नी तू कित्तू सुहागन हो गई, देख ज़रा। भाभी इशरत हंस हंस कर 7 वाली के कंधे पे गिर गई। बुलाओ को मामी खतीजा को, अरे संभाले अपनी खबतन को, और 7वीं गिरा के लिए कोई सामने आए। वाह साबरा खाला वाह। मैं हूँ ना 7वीं। समरीना ने दोनों हाथ कमर पर रखकर खफगी से खाला को घूरा। तस्वीर भी है ना? मुझे मिठाई
होती आपकी, बल्कि निकाह की दावत में मज़े से खाना भी खा। अरे सब याद है मेरी अम्मा। साबरा ने उसकी ज़बान के आगे हाथ जोड़े। पर वो निकाह था बीबी, पहले तू ब्याह कर अपने उस इंजीनियर बाबू के घर रुखसत तो हो जा। अब क्या कर दिया इस निकम्मी ने। खदीजा बानू टिश्यू से मेकअप थपथपाती मजमे में से सामने आई। पहले तो आप रुखसार की लिट खोलकर रस्म पूरी करिए। पता नहीं ये सुहागने नज़र क्यों नहीं आ रही। खदीजा ने बढ़कर रुखसार की लिट को हाथ लगाया, तभी साबरा को तसल्ली हुई। चल तू यहाँ से। खदीजा ने थप्पड़ लगाकर समरी के सेट जोड़े में बिगाड़ पैदा किया। कहीं भी कूद पड़ती है दुनिया को खुद पर हंसवाने के लिए। आपा खदीजा, अब बेचारी को रुखसत कर भी दें। किसी मंचली ने पीछे से हाँक लगाई। अपने रुखसार और उसका एक ही चिल्ला था ना। एक और ने आगे बढ़कर याद दिलाया। फिर तो इसका ब्याह भी जल्दी हो जाना चाहिए। पढ़ाई भी तो पूरी हो गई इसके शहरी बाबू की। ख़वातीन में समरीना का मौजू चल पड़ा और खदीजा वहाँ से दूर हटते अब एक अलग ही सोच में गलता हो चुकी थी। पलट कर अपनी झल्ली को देखा, जिसे इन सब बातों से कुछ सरोकार नजर न आता था। उसे तो बस खुद को अपने चचाजाद की बेहाता कहलाना था। वो चचाजाद जो बरसों हुए ना तो पलट कर कभी वापस आया था, ना ही उसकी जानिब से किसी किस्म की गर्मजोशी का आज तक कभी कोई मुजाहरा देखने में आया। पता नहीं उनकी बच्ची का कल कैसा होने वाला था। यह ठंडी आह भी अंदर कहीं डूब गई। मेरा दिल डूब रहा है मुकर्रब। कुदसिया का कपकपाता हाथ पाँव मुश्किल माथे तक गया। वो खुद को सहारा देने की कोशिश में थी। मुकर्रब ने तेज़ी से आगे बढ़कर माँ को संभाला। अरे अब ये सब नहीं अम्मी, प्लीज़ कंट्रोल। उसने माँ को पलंग पर बिठाते उनका हाथ सुलाया। मैं सच कह रही हूँ मुकर्रब, सरगर्म है हाथ, बिल्कुल यख। दिल अजीब सी घुटन महसूस कर रहा है। मुझे कुछ हो जाए तो देखो, घबराना मत बस तुम। कुछ नहीं होगा, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। आप बस इस दौरान कुछ और सोचिए, अपना ज़हन हटाइए इस बात से। उसने सहारा देकर माँ को दोबारा उठाया और नज़दीकी क्लिनिक तक ले गया। अम्मी की तसल्ली के लिए अम्मी सीजी भी करवा ली और डॉक्टर से चेकअप के बाद दवाएं लिए करीब घंटे भर बाद उन्हें वापस ले आया। कैसा फील कर रही हैं? वो उनके करीब ही बैठ गया। बज़ाहिर तो बेहतर हूँ, लेकिन मुकर्रब वो उसे भीगी आंखों से देखे जा रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे बाबा की रूह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। प्लीज़ अम्मी, इतनी संजीदगी से मत लें। हो जाता है रुपए पैसे का नुकसान, और बाबा आप पर कोई आंख वाँख रख कर नहीं दे बैठे। उन्हें वहाँ के झमेलों से निपटने दे। मुकर्रब ने अकेली हल्की सी लताफत से माहौल की संजीदगी कम करनी चाहिए, और कामयाब भी रहा, क्योंकि अम्मी ने बेसाख्ता उसके कंधे पर दप लगाई थी। ऐसा कहते हैं बेशरम? वाह खुदा ना खास्ता, कैसे झमेले! ये रोग तो इस दुनिया में बंदे को लगे होते हैं। दुआ किया करो वहाँ उनकी रूह पुरसुकून हो। मुझे तो यकीन है कि वो पुरसुकून होंगे। आपको ही अजीब अजीब वहम उठ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, खाएगी क्या? बाज़ार से कुछ ले आऊँ? नहीं। कुदसिया ने खाने के जिक्र पर बेजारी का इजहार किया। तुम्हें भूख लगी है तो फ्रिज में सालन रखा है, बाहर से कुछ नान रोटी? नहीं, फ़िलहाल मैं भी कुछ नहीं ले रहा। आप भी चाहें तो रेस्ट कर लें। वो कहकर उठने लगा जब माँ ने कलाई थाम कर रोक लिया। मकरब ने किसी कदर परेशानी से सर ऊपर उठाया। आगे क्या बनेगा? मैंने तो सब बर्बाद कर दिया। कुदसिया की आंख से आंसू लकीर की सूरत बह निकला। मकरब बीच रास्ते दोबारा बैठ गया। थका सा सांस लेते माँ के हाथ पर अपना हाथ रखा। कुछ टाइम तो लगेगा इस क्राइसिस से निकलने में, लेकिन तब तक थोड़ा हौसला रखना होगा। आप पैनिक हुई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं मकरब? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इतनी बड़ी कह कहकर खुद अपने आप को अजियत मत दें। मैं भी किसी से मशवरा करता हूँ, और तसल्ली रखिए मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा बाकायदा। ये कोई मामूली बात नहीं कि चुप करके बैठ जाएं। कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मकरब बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। चाहता था अम्मी कुछ देर आराम कर ले। आज उसके निकाह को 9 साल हो गए थे। 12 साल की समरीना और 15 साल मकरब ने बाकायदा निकाहनामे पर साइन करके इस रिश्ते को कबूल किया था। समरीना ने निकाहनामे के पेपर को एक तरफ रखते अपनी और मकरब की निकाह वाली फ्रेमशुदा तस्वीर उठा ली। गुलाबी घूंघट के दाएं साइड को पीछे कान की तरफ हटाकर वो मुस्कुराते हुए मकरब को देख रही थी, जबकि वो इतने लोगों की मौजूदगी में नर्वस सा माँ के जूतों पे नज़रें गाड़े बैठा था। समरीना ने हज़ारों बार की देखी तस्वीर को कुछ देर उसी महवियत से देखा, और फिर तस्वीर को दोबारा अपनी साइड टेबल पर सजा कर अलमारी के सबसे ऊपरी खाने से मिट्टी का गल्ला निकाला। आज उसे गल्ला तोड़कर हाथ आई रकम से सहेलियों को ट्रीट देनी थी। निकी होया मरजानी, गले के ठा करके टूटने की आवाज़ पर अम्मा ही सबसे पहले कमरे में भागी आई। सत्यानाश कमबख्त, ये गल्ला तोड़ने की जगह है। उन्होंने दरवाजे से सर पीटा। सुबह सवेरे झाड़ू पोछा लगाकर कमरा चमका गई थी।
ओह, समरीना को तो ख्याल ही अब आया कि गला टूटने से सिर्फ रकम ही हाथ नहीं आती, ढेर सारा ऐसा मवाद भी। वो खप्पत ज़दा सी बजाय नोट गिनने के जल्दी जल्दी मट्टी के ठेकरे चुनने लगी। अरे तू गला क्यों तोड़ा, कहाँ कैद पड़ गया? वो भी नीचे बैठकर बड़े छोटे नोट अलग करने लगी। समरीना चुप रही। माँ के तेवर देखते हरगिज़ बताने को तैयार न थी कि उसके इरादा क्या है। आज दिन क्या है? खदीजा वहीं टटकी। ये लड़की किसी ख़ास दिन के अलावा तो ऐसा कर नहीं सकती। सुन ले समरी, इस बार मैं कोई कपड़ा लत्ता कहीं भिजवाने वाली नहीं। पिछली बारी वो अपना शेर अली कितना ख्वार होता रहा था मकरब को ढूंढने के लिए। पूरा कराची छान मारा, फिर कहीं जाकर दस्तयाब हुई तेरी चाची। रोज़ उनके घर बदलते हैं, अल्लाह जाने। अम्मी, समरीना काम छोड़कर पुरसोच अंदाज में माँ को देखने लगी। ये चाची हमारे घर कब आएंगी? अब तो आ ही जाए। हाँ, खदीजा ने भी काम छोड़कर कुछ सोचना शुरू कर दिया। अच्छा ना हो परेशान, आ जाएंगे। समरीना ने नोट अपने हाथ में लिए और परदाई से बाकी सब वहीं छोड़ छाड़ बाहर निकल गई। खदीजा ने हैरत से अपनी निकम्मी इंतहा की लापरवाह औलाद को देखा। उसके लिए तो कोई बात मायने ही नहीं रखती। अभी देख, सहेलियों पर पैसा लुटाकर खुश होगी। क्यों? क्योंकि आज निकाह को 9 साल हो गए। खदीजा अपने मुंह में बुड़बुड़ाते कचरा समेटने लगी। हर बढ़ते साल के साथ माँ बाप की परेशानियों में कितना इजाफा हो रहा, उसे समझी क्यों ने कोई नहीं। नदीम हाउस में गहरी शाम के साव तले दाखिली गेट की पीली नारंगी सी लाइटों की रोशनी में कुर्सियों पर बैठे वो नदीम कुरैशी और बेगम सोबिया नदीम थे। ऊपर अलबीना के कमरे की लाइट ऑन थी। सोबिया ने खिड़की से नजरें हटाते नदीम साहिब को देखा। क्या सोचा फिर आपने? सुबह कुत्सिया की आदत को भी जाना है? तुम्हें वाकई ऐसा लगा कि कुत्सिया भाभी ने तुमसे मदद मांगने के अंदाज में सारा अहवाल कहा है? नदीम कुरैशी की बातचीत में हमेशा ही एक ठहराव का रंग छलकता था। हाँ, लगता तो ऐसा ही था, और एक बार नहीं, जब भी बात हुई यहीं दुखड़ा रोती रही कि आगे क्या होगा और माजिदा की रकम कैसे लौटा पाएंगे। फिलहाल तो माजिदा ने उनकी नाक में दम कर रखा है। कुत्सिया का हाल भी वही है, खुद तो डूबे हैं सनम। कितनी रकम थी माजिदा की? नदीम साहब ने सिगरेट सुलगाते उसी धीमे अंदाज में इस्तफार किया। पूरे 10 लाख। और कुत्सिया भाभी के 90 लाख। उफ, सोबिया ने झरझरी ली। मुनव्वर भाई का सारा जमा छठा झोंक दिया, अब बैठी हाथ मल रही है। बेवकूफ़ी है सरासर। बंदा किसी से मशवरा ही कर लेता है। किसी को भला क्या पड़ी है कि बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे आपको मुनाफा दे। कहा तो उन्होंने ऐसा ही था कि हम आपकी रकम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और मुनाफा में से अपना 10% कमीशन लेकर बाकी का मुनाफा उनके हाथ पर रख देंगे, और रकम जितनी ज़्यादा डाली जाए हर माह मुनाफा भी उसी हिसाब से मिलेगा। कुत्सिया के पास मुनव्वर भाई के 90 लाख रखे थे, उन्हें वो भी थोड़े लगे। करोड़ की लिस्ट में आने के लिए अपनी एक सहेली को साथ मिला लिया। अब वो अपने 10 लाख का रोना रो रही थी। तो सुबह भाभी फिर वही बातें छेड़ दी तो कहना नदीम रकम देने के लिए तैयार है। पूरे 10 लाख? सोबिया मुतअज्जिब सी शौहर को देख रही थी। बेटी बयानी है या नहीं? नदीम ने अब्रू उचकाया, लेकिन सोबिया लब भिंचे संजीदा ही रही। पहले की बात और थी, पर अब तो वो अपनी सारी सेविंग डुबोए बैठे हैं। हमें अलवीना को वक्त पर समझा लेना चाहिए। सही वक्त तो अब आया है सोबिया बेगम। लाखों की सेविंग तो कुछ भी नहीं। जो उनकी पंजाब की अराजी है, गांव के गांव है, वो भी बाकायदा ज़री अराजी। हाँ, लेकिन वो अगर वहीं पड़ी रह जाए तो मकरब के हाथ क्या आएगा? मालूम नहीं उनके ख़ानदान के क्या तौर तरीके हैं। जायदाद बांटने का कोई रवाज भी है कि नहीं? मुनव्वर बहुत तफसील से बताता था हर बात। सालाना लाखों की रकम आती थी मुनव्वर को अपनी ज़मीनों से। वो तो नया बंगला खरीद डाला उसने अपनी ज़िंदगी में, वरना अभी करोड़ों की सेविंग होती उनकी। और कुत्सिया भाभी, वो सब भी यूं ही झोंक देती। सोबिया ने मज़हका उड़ाया तो नदीम साहब भी हंस पड़े। चलो फिर तो शुक्र मनाओ कि जायदाद भी बटी नहीं थी। अच्छा हाँ, तो क्या बताया था मुनव्वर भाई ने आपको? हाँ, वो कहता था कि हमारे अब्बा अपनी ज़िंदगी में ही सब बेडरूम में तकसीम करके जाना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई ने मना कर दिया कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बाप भी बेटों का प्यार देकर चुप रह गए। तो अब तुम कल 10 लाख की खुशी देकर उनसे ये बात मनवा लेना कि अब वो अपने मरहूम शौहर की जायदाद में अपना और मकरब का हिस्सा हासिल करें। तब ही डूब चुकी रकम के दर्द का अजाला हो सकता है। मान जाएंगी? अब तो ज़रूर मानेंगी। नदीम साहब मुस्कुराए। और वो मकरब का निकाह? वो तो भाभी खुद कह चुकी है कि मकरब और वो दोनों ही इस बचपन के झंझट से तंग हैं और जल्द ही पीछा छुड़वा लेंगे। बस एक बार ये तलाक वाला काम हो जाए, हमारी अलवीना के लिए तैयारी तो पूरी है। सोबिया तसव्वुर में जैसे बेटी का ब्याह देखने लगी थी। सिर्फ तलाक वाला काम नहीं, जायदाद हाथ आना भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। नदीम साहब का मौक़िफ़ एकदम साफ था। सोबिया ने मतानत से सर हिलाया।
बस भाई साहब, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब तो तबीयत बहुत बेहतर है, कुत्सिया ने जबरन लहजे में खुश खलकी समोई। कुछ दिन इत्थे पिंड आ जाना सी, यहाँ सब ख्याल रख दे, घर दा आराम है, मिलना मिलाना भी कदों दा होया नहीं। मलिक अमान खान उसी तरह मिली जुली ज़बान में बात करते। कुत्सिया भाभी की कॉल ने उन्हें हैरान तो किया, पर वो खुश भी बहुत हुए थे। उनकी ये भाभी कुछ बड़े लोगों जैसा तर्ज अमल रखती थी। भाई मुनव्वर की ज़िंदगी में तो उन्हें कभी याद ही नहीं था कि भाभी ने बातचीत के काबिल जाना हो। खदीजा को भी उसके रवैये से यही वहम लगे रहने लगे कि आया वो समरीना को कभी ब्याह कर ले जाना भी चाहती हैं कि नहीं। मकरब भी माँ की तरह रूखी तबीयत का लगता, लेकिन आज बड़ी मुद्दत बाद भाभी की तरफ से कॉल आई थी और काम काज भी कोई नहीं, बल्कि उन्हें अपनी तबीयत का हाल बता रही थी। खदीजा से भी देर तक बात की। मलिक अमान आज बहुत खुश थे, दिल में पुख्ता इरादा बांधा कि अगली बार समरीना के ब्याह की बात भी ज़रूर कर लेंगे। वो ब्याह जो 9 साल पहले अब्बा जी मरहूम ने ज़ोर ज़बरदस्ती करवा तो लिया था, पर तब भी कुत्सी और मकरब के खुशी से हारी चेहरों को देखकर अमान खान का दिल बैठ गया था। बड़े चौधरी मलिक इस्माइल खान बड़ी ही नरम तबीयत के मालिक इंसान थे। अल्लाह ने 4 बेटे अता किए, चारों के चारों फरमा बरदार और सआदतमंद निकले। ज़िंदगी से कोई शिकवा उन्हें कभी नहीं रहा था। अल्लाह का दिया इतना कुछ था कि नस्लें बैठकर खा सकती थी। लगता बाप दादा ने सिवाय ज़मीन खरीदने के कभी कुछ और किया ही नहीं था। मलिक इस्माइल के बाद उनके बड़े तीनों लड़कों गुलजार, एहसान और अमान ने भी ज़मीनें संभाली। चौथा मुनव्वर था। पढ़ने के शौक़ ने उसे ज़मींदारी से लाताल्लुक़ किए रखा। वो ज़िद करके शहर पढ़ने चला गया। उसकी ज़मीन का काम भी अमान देखने लगा। मुनव्वर पढ़ लिख कर वापस आया तो बजाय बाप का काम संभालने के नौकरी का नया शौक़ पाल कर वापस आया। इधर अमान से अब अकेले इतनी लंबी चौड़ी जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती थी। वो दिन गिन गिन कर मुनव्वर की आमद का मुंतज़िर था, लेकिन मुनव्वर ने वापस आकर नौकरी का शोशा छोड़ दिया। मुनव्वर और अरमान का झगड़ा ज़रा संजीदा नोयत इख्तियार कर गया। आपस की बातचीत बंद हो गई। मुनव्वर दोस्त की बहन कुत्सिया से शादी करके कराची नौकरी करने निकल खड़ा हुआ। ईमान ने उसकी जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया तो उसका कामकाज बड़े गुलजार को सौंप दिया गया। मलिक इस्माइल बच्चों की नाइतफाकी पर अंदर ही अंदर बड़े दिल गिरफ्तार रहते थे। वक्त तो गुजरता गया, पर रफ्ता रफ्ता बीमारियों में भी इजाफा होने लगा। दिल का दर्द उन्होंने गुलजार और एहसान से कहा। उनकी हालत देखते मुनव्वर को फिलफौर वापस बुलवा लिया गया। बाप की तबीयत मुनव्वर के लिए भी तशवीश का बाइस थी। बड़े भाइयों के कहने पर मुनव्वर ने भाई अमान से माफ़ी मांगकर गिले शिकवे दूर तो कर लिए, लेकिन मलिक इस्माइल के लिए इतना काफ़ी नहीं था। उन्हें यह खदशा पैदा हो गया कि उनके बाद हालात इससे भी ज़्यादा बिगड़ेंगे और तब सुधारने वाला भी कोई नहीं होगा। तभी ऐलान कर दिया कि भाइयों की सुलह सफाई को जब तक रिश्तेदारी में तब्दील न किया गया उनकी तसल्ली नहीं हो सकती। तबीयत उनकी इस कदर ख़राब थी कि डॉक्टर्स ने चंद माह का वक्त बताया। बाप की हालत और ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मकरब और समरीना का रिश्ता तय करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन यहाँ भी इस्माइल खान की वहमी तबीयत ने बेटों के हाथ पैर बांध दिए और उन्होंने दोनों का निकाह करवा के दम लिया। कुत्सिया इस वक्त तो ससुर की तबीयत को देखते खामोश रह गई, लेकिन दिल में पुख्ता इरादा यही बांधा कि समरीना को हरगिज़ बहू बनाकर नहीं ले जाएगी। कुत्सिया फ़ोन रख के पलटी तो मकरब हैरत भरी नज़रों से माँ को देख रहा था। आज तो अमान ताया से हाल अहवाल, वो भी ऐसे लंबे लंबे, खैर तो है, अब जो भी हो वही हमारे अपने हैं। कुत्सिया एक आ भरकर पलंग पर जा बैठी, पर मकरब को तो झटका ही लगा सुनकर। ख्वाब में दादाजी आए थे क्या? कुत्सिया कहका लगाकर हंस दी। अरे नहीं, बस बहुत अरसा हुआ किसी से राब्ता नहीं था। कहीं आप कुछ और तो नहीं सोच रही? मकरब के अबरू तने हुए थे। कुछ और मतलब? क्या पता बीमारी और रुपए डूबने के सदमे ने आपको रवायती माँ बना दिया, जो अचानक एक सुबह ये सोचने लग जाती कि बेटे के सेहरे देखने का अरमान कहीं दिल में न तेज़ी और रवानी से कहना शुरू किया तो ब्रेक भी नहीं लगाई और कुत्सिया देर तक हंसती चली गई। अरमान तो बेशक है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे अब्बा के पिंड कोई फ़ोन नहीं लगाना। शक तो मुझे कुछ ऐसा हो रहा था। मकरब की अभी भी तसल्ली नहीं हो पाई थी। आज सुबह तुम्हारा सोबिया आंटी आई थी। कुत्सिया ने तमहीद बांधते बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट से मकरब को देखा तो वो एक बार फिर ठटका। तुम्हारे अंकल नदीम ने पैगाम भेजा है कि माजुदा की पेमेंट के मामले पर मैं बिल्कुल कोई टेंशन ना लूँ। वो उसका नुकसान पूरा करने के लिए हमें 10 लाख की रकम दे रहे हैं। अच्छा, मकरब ने रुककर कुछ देर सोचा। और कितने टाइम के वादे पर? आखिर हमने ये उधार भी तो चुकाना होगा। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल ये सब ज़रूरी है कि माजिदा हमारा पीछा छोड़ दे। मुझे तो अब डर लगने लगा था कि वो कहीं पुलिस में हमारे खिलाफ रिपोर्ट ना कर दे। बाकी भाई साहब की रकम के लिए 6 माह भी मिल जाते हैं तो मैं सुकून ही महसूस करती, लेकिन उन्होंने तो पूरे 1 साल का वक्त दे दिया। मकरम ने सर हिलाया। है तो अच्छी खबर, लेकिन ये गांव फ़ोन लगाने की क्या वजह थी?
अरे वो तो बातों बातों में सोबिया मुझे समझाने लगी कि अगर मैं तुम्हारे ताया से मुनव्वर की जायदाद की बात कर लूँ तो इस हो चुके नुकसान पर तकलीफ ज़रा कम हो जाएगी। तो इसलिए आपने वहाँ फ़ोन मिला दिया? हाँ तो और क्या, अव्वल तो उन्हें खुद सोचना चाहिए मुनव्वर के बाद आखिर हम किस तरह गुजारा कर रहे होंगे। लेकिन वहाँ से सालाना अच्छी खासी रकम आती तो है, कहीं ताया नाराज़ ना हो। मकरब की खुददारी उसे ऐसे मुतालबे की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे रही थी। तुम बहुत सीधे हो मकरब, आज लोग दूसरे के हिस्से पर भी नज़र रख के बैठे होते हैं, तुम अपना हिस्सा मांगते शर्मा रहे हो। फिर कहती तो सोबिया ठीक है, अब क्या ज़िंदगी गुजार दें यहाँ कमाने की जद्दोजहद करने। जब तुम्हारे बाबा यहाँ आए थे उनके बैंक में बहुत अच्छी जॉब लग गई थी, हमें माली तंगी का ना कभी सामना हुआ, ना ही हमने अपने हिस्से का कभी मुतालबा किया। लेकिन अब ज़रा हालात पर गौर करो, तुम्हारी मुस्तकिल जॉब तो मालूम नहीं कब लगे। इधर मैंने अपनी तरफ से बिजनेस वूमेन बनने की कोशिश की तो देखो पहले ही मरहले पर कैसी ठोकर लग गई। अब अगर बड़े शहर में रहना है तो सोचना भी कुछ बड़ा पड़ेगा। कुत्सिया के दिलो दिमाग पर सोबिया की बातों ने कुछ ज़्यादा ही असर किया था। मकरब बावजूद बहुत से मामलात में उनसे इख्तलाफ रखने के चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि पिछले दिनों की माँ की हालत ने उसे भी बुरी तरह डरा दिया था। आज बड़े दिनों बाद वो जहनी तौर पर कुछ रिलैक्स दिखाई दे रही थी, जैसे परेशानी का हल निकल आने पर इंसान एक गोना सुकून महसूस करता है। वो भी बहुत दिनों बाद मकरब को हंसते हुए भी नज़र आई थी। तो फिर आपने ताजान से बात की? अरे अब पहली मर्तबा में तो नहीं कह दूंगी, कुछ दिन छोड़कर फिर कॉल करूंगी। सोच रही हूँ उन्हें अपने नुकसान के मुतालिक खुलकर बता दूँ, फिर इससे की बात ज़्यादा नामुनासिब नहीं लगेगी। और वो दूसरा मामला? मकरब की रोशन निगाहों में एक इज़्तिराब सा दिखाई देने लगा था। दिमाग दीगर बहुत से मामलात की जानिब भटकने लगा। समरीना? कुत्सिया समझ तो गई, फिर भी तस्दीक के अंदाज में पूछा तो मकरब ने हौले से सर हिलाया। अभी कहाँ मकरब, अब तो इतने अहम मुद्दा पर बात करने वाले हैं, ये मौका तो हरगिज़ मुनासिब नहीं। तुम भी जितना अच्छा पेश आ सकते हो आओ, एक बार जायदाद हाथ लग जाए फिर। तौबा है अम्मी, फिल्मी वैम्प लग रही हैं अपने हौलनाक जुमले बोलते हुए। मकरब को उनके इरादे देखकर सचमुच शर्मिंदगी हो रही थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो मकरब, तुम्हारे बाप का हक है, इनफैक्ट तुम्हारा हक मांग रही हूँ। अच्छा कुछ मुनासिब ढंग से बात कीजिएगा, तायाजान को बुरा न लगे। हाँ, और जैसे समरीना को तलाक दोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कुत्सिया ने तंजिया सर हिलाया तो मकरब जाते जाते रुक गया। क्या मतलब? यानी आपके ख्याल में मुझे उस स्टूपिड फैसले पर सर झुका देना चाहिए और आप क्या शादी के हक़ में होने वाली हैं? मकरब को लगा जायदाद के असूल के लिए माँ शायद किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। उफ खुदाया, तुम समझे नहीं। कुत्सिया ने माथे पे हाथ मारा। भाई मैं ये कह रही हूँ कि तायाजान क्या सोचते हैं, मुनासिब ढंग ये और वो पर सोचने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। बरसों से हम ये तय किए बैठे कि भला आखिर समरीना से पीछा ही छुड़ाना है, तो जब इस मामले पर तुम्हारे ताया के जज्बात का कोई ख्याल नहीं रखना, फिर जायदाद के मामले पर भी क्यों? हमें तो वहाँ सब ने बुरा भला ही कहना है, तो फिर इतने तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत है? कुत्सिया ने साफ गोई से तबसरा किया और इस मरतबा मकरब भी लाजवाब हो गया। बात तो अम्मी की ठीक थी, जब बेटी जैसे अहम मामले में वो उनका दिल तोड़ने वाले हैं तो ज़मीन जायदाद की हैसियत तो सानवी हो जाती है। रशीद अफजाल का जूते चमड़े का बहुत बड़ा कारोबार था और ये कारोबार उन्होंने मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के बल मुनाफे के ऑफ़र पर बरसों पहले शुरू किया था। गुज़श्ता कुछ अरसे में अलबत्ता काम कुछ ठंडा जा रहा था। लंदन में रहने वाले एक दोस्त ने उन्हें यूके आकर चमड़े के काम को शुरू करने की पेशकश की तो वो सोच में पड़ गए, लेकिन वहाँ अपना ज़ाती काम शुरू करने के लिए सरमाया बहुत दरकार था। इधर रशीद अफजाल कहीं एक सरमायाकारों के पहले से मकरूज़ हो चुके थे। हर मसले के हल का एक ही तरीका नज़र आया कि लंदन ही जाया जाए और जब कारोबार चमक जाए तो सबको उनकी रकम भी लौटा दी जाए और आइंदा अगले बिज़नेस चलाने को तरजीह देनी चाहिए। और कुछ इसी सोच के तहत बिना किसी से कुछ भी शेयर किए रकम जमा करने के मिशन का आगाज़ किया। कुत्सिया को किसी जानने वाले ने रशीद अफजाल के मुतालिक बताया कि वो बड़ी बड़ी रकमें बिज़नेस में डालकर लोगों को घर बैठे मुनाफा देते हैं। मकरब ने तब भी मना किया था कि अम्मी ये सूद खाने वाली बात है, लेकिन कुत्सिया ने यह कहकर मकरब और ख़ुद अपने आप को धोखा दिया कि अगर किसी का कोई कमाई का ज़रिया न रहे तो उसके लिए ऐसा करना जायज़ है। मकरब मुतमईन तो नहीं हुआ, लेकिन अम्मी को मना करना भी उसके बस में न था। रशीद अफजाल के मुतालिक अलबत्ता अपनी तरफ से पता करवाया तो यही पता चला कि वो रकम लौटाने के मामले में ईमानदार है। कुत्सिया के लिए यही बात काफ़ी हो गई और ना सिर्फ 90 लाख अपना डाल दिया, बल्कि अपनी एक दोस्त को 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी कर लिया। अपनी तरफ से रशीद साहब के हाथ पर 1 करोड़ की रकम रख दी। रशीद अफजाल का लंदन जाने का सारा प्रोग्राम चुपके चुपके तय पा चुका था। उन दिनों तो वो सरमाया जमा करने की तगोदो में थे। कुत्सिया तो किसी मासूम परिंदे की तरह जाल में और आप हंसी अपने शौहर की मेहनत का 1 करोड़ रुपया दाव पर लगा दिया। कुत्सिया के साथ तो खैर जो हुआ सो हुआ। अभी तो वो खुद को संभालने में लगी थी कि सहेली माजिदा ने अपने 10 लाख की वापसी का शोर डाल दिया।
कुत्सिया के लिए अपने ज़ख्मों का दर्द भी कुछ कम तो न था। माजदा की नमक पाशी उस पर मुस्तज़ाद थी, लेकिन भला हो नदीम भाई का। उन्होंने 10 लाख की रकम माजदा को यकमश्त अदा कर दी है। कुत्सिया के सर से पराया बोझ उतरा तो जैसे बड़े दिनों बाद अपने 90 लाख का बोझ भी कुछ कम लगने लगा था। हैरत है वैसे, अंकल बड़ी आसानी से मान गए। मकरब को मालूम नहीं क्यों कुछ खटका, पर माँ के सामने खुलकर इजहार करना भी उनको परेशान करना था। हैरत कैसी, क्या अच्छे लोगों का काल पड़ गया। कितने पुराने और दरीना मरासिम हैं हमारे भाई साहब से, मुश्किल में अपने ही तो काम आते हैं। वो तो सही है, लेकिन मैं चाहता था 10 लाख की रकम हम ताया जान से मांग लेते। आखिर फसलों का पैसा है, कुछ माह तक आना ही था, हम वही एडवांस में ले लेते। अरे फसलों का पैसा जब आएगा उसी से तो कर्ज लौटाऊंगी नदीम भाई का। कुत्सिया के अपने हिसाब किताब थे। मकरब चकराने से लगा, ये अम्मी भी ना बाबा के बाद काफ़ी मशकूक ज़हनी अमराज का शिकार हो चुकी थी। वो संजीदगी से किसी माहिर नफ्सियात के मुतल्लिक सोचने लगा, लेकिन कुत्सिया ने उसकी नौबत भी नहीं आने दी। तुम्हें गाँव जाना होगा। हैं जी? वो दरवाजे से वापस पलटा। क्यों? बताया तो था तुम्हारे ताया अमान से जायदाद के हिस्से की बात। जायदाद के लिए अमान ताया से नहीं, गुलजार ताया जान से बात करना होगी। जिंदा सलामत है अभी वो, उसने याद दिलाया। अरे तुम तो अपने ताया से ही बात करना, आगे वहीं इस मामले को आगे पहुंचाएंगे। अच्छा, मतलब अब वो अपना ताया हो गया। मकरब बेचारा खुलकर हंस भी न सका। कल को उसी अपने ताए की बेटी को उसने तलाक देना थी, वो तलाक जो शायद निकाह नामे पर साइन करने के वक्त से तय थी। देखो मकरब, बात को संजीदगी से लो, कुत्सिया ने रोब ताब लहजे में झिड़क दिया। यहाँ बैठे कुछ नहीं हो सकता। फ़ोन पर मैं अपनी मजबूरियाँ बता सकती थी, वो अब कह चुकी। शुक्र है जवाबन खदीजा भाभी का फ़ोन आ गया तो एक तरह से राब्ता बहाल करने में मुझे आसानी हो गई। अब कभी भाभी तो कभी भाई साहब। सबरीना सबसे किसी न किसी दिन बात कर लेती है। वो अपनी दानिशमंदी पर दाद चाह रही थी, लेकिन मकरब का दिमाग जाने वाली बात में अटका था। तो आप भी साथ चलें, कुछ दिन हो आते हैं आमने सामने। मैं भी आ जाऊंगी अगर बाद में ज़रूरत पड़ी, लेकिन फ़िलहाल मेरे जाने में एक और मसला भी तो है। तुम अगर अकेले गए तो किसी को भी शादी का मामला छेड़ने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं साथ गई तो सभी ने यही बात छेड़ देनी है, बिला वजह फंस जाएंगे। बात तो मकरब को पहली मर्तबा में ही समझ आ गई। वो ये तो तय था कि जायदाद की बात पर बना वहाँ जाने संजीदगी से कुछ भी मनवाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं था। सरीहन धोखेबाजी थी। उसने फ़ौरन सर नफ़ी में लाया। मैं नहीं जा सकता, ये तो अपनों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। सॉरी। वो कमरे से भाग खड़ा हुआ। कुत्सिया ने सर हथेली पे गिराया। कितना आसान लग रहा था प्लान बनाना, लेकिन ये औलाद। उन्होंने फ़ौरन ही सोबिया को कॉल मिलाई। यहाँ कराची में इनके सिवा और था भी कौन। लेकिन फिर कॉल के दौरान ही दोबारा ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि सोबिया और नदीम ही आकर हॉस्पिटल ले गए। दिल की तकलीफ़ ने एक बार फिर सर उभारा, और इस बार मकरब को ज़मीर से सलाह मशवरे का वक्त भी नहीं मिला। अगली सुबह तड़के ही कराची से साहिवाल के लिए कार भगाना पड़ गई। माँ की ज़िंदगी उनकी सेहत से बढ़कर कहाँ कुछ अहम हो सकता था, और अगर उनकी सलामती जायदाद मिलने से जुड़ी थी तो मकरब ये भी करने को तैयार हो गया। बावजूद उसके एक कमीनी गेम का हिस्सा बनते उसे सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन जानता था गए बिना चारा भी कोई नहीं। दरियाए सिंध के सरसब्ज किनारे पर खिले सब्ज़ो सफ़ेद कपास के खेत, दूसरी जानिब आलू की दूर तक फैली फसल। ऐसा रंग बिरंगा नज़ारा। मकरब अपने आसपास को मबहूत होकर देख रहा था। कराची से वो अपनी कार खुद ड्राइव करके आया था। रास्तों की उसे सही पहचान न थी, और वक्त के साथ यहाँ का नक्शा भी काफ़ी हद तक तब्दील हो गया था। 2 साल पहले बाबा की वफ़ात पर उनकी डेड बॉडी को आबाई गाँव लाया गया। तब वो साथ तो था, लेकिन वो बस ताया के घर और डेरे तक महदूद रहा था। अम्मी चूँकि इद्दत में थी तो वो गांव आई ही ना थी, इसीलिए वो भी तीसरे दिन वापस कराची चला गया। तब तक अम्मी के पास नदीम अंकल की फैमिली थी, लेकिन इस बार का आना यहाँ वालों के नज़दीक एक बहुत स्पेशल मामला था। इस बात का एहसास मकरब को जल्द ही ताया की आमद पर हो गया। 4 अदद तायाजाद, अमान ताया, बड़े ताया सभी उसे सड़क किनारे वेलकम कहने आए हुए थे। वो उनकी जीप के पीछे पीछे हवेली तक आया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसे अमान ताया के घर ही लाया गया था। यह बात उसे पहले ही अम्मी ने समझा दी थी कि अमान भाई का दामाद होने की वजह से उनकी मेहमान नवाजी को वहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत के काबिल समझा जाएगा, और यही हुआ। अमान ताया उसे अपने घर लाए थे। खदीजा ताई का चेहरा खुशी से खिल रहा था। मकरब उनके घर आया था। उनका दिल भी जाने क्यों बिला वजह के वहमों में घिरा रहता था। देखो, ये तो बात ही कोई नहीं थी। आ गया ना मकरब, वो अपने आप से बोले जा रही थी। सीमा और समरीना किचन में लगी हुई थी। हमजा बार बार आकर झांकता कि खाने के एहतमाम में कोई कसर तो बाकी नहीं रह गई। खाना ले आइए। सीमा पल्लू से हाथ साफ करती दरवाजे तक आई। ओ ना ना, मकरब अभी नहाने गया है।
यूँ तो सब ठंडा हो जाएगा, उसको बाहर आने दे, फिर बताता हूँ। वो फिर बाहर निकल गया। भाभी, मैं ठीक तो लग रही हूँ? समरीना ने कोई 10वीं मर्तबा पूछा। सीमा मुंह पे दुपट्टा रख के हंसती। हाँ झलिए, और अभी तो इधर ही रह किचन में। बाहर सब ताया आए बैठे होंगे, खाने के वक्त उन सब के सामने ना पहुँच जाना सलाम करने। अच्छा, वो मायूस हुई। तो फिर कब भाभी? अरे खाने के बाद मकरब को उसका कमरा दिखाएंगे, वो आराम करने जाएगा तो उस वक्त बस चाची होगी उसके पास, फिर तू और मैं कहवा या चाय ले जाएंगे। हाँ ये सही है, पर अम्मी भी ना हो ना, वो अकेला बैठा हो। चुप बेशरम, सीमा ने हंसकर उसे छेड़ा था। अच्छा बताओ ना भाभी, कैसा लगा आपको मकरब? और उसने क्या पहना है? एकदम शहरी तो नहीं लग रहा? मैं पेंडू तो नहीं ना लग रही? वो भी शहरी लग रहा है, और तू? सीमा ने हाथ कमर पर रख के जरा दूर होते समरीना को नाकदाना नज़रों से देखा। मैं क्या ए कलर अज ते नहीं पाना सी, वो तेरा है ना काला ते सफ़ेद धारियां वाला सूट, वो बहुत मॉडर्न है। ए सब्ज ते सुर्ख। सीमा ने नाक सुकोड़ी। अच्छा तू बदल लो। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई और सीमा ने भी सर तईद में हिलाया तो वो चेंज करने भाग खड़ी हुई। बात तो सही है पुत्र, ज़मीनें जायदादें किसी अपने की ज़िंदगी से बढ़कर थोड़ी होते हैं। फिर तेरा हिस्सा तेरा हक है, हम कौन होते हैं रखने वाले? पर क्या है ना मकरब पुत्र, चंगा होता जे पजाई ते तू इधर पिंड ही वापस आ जाते। और ज़रा देख तू अपने इलाके को, कोई कह सकता है अब ये पिंड रहा है? कितनी तरक्की हो गई है, स्कूल कॉलेज सड़कें अस्पताल सब कुछ तो यही नेड़े नेड़े मौजूद है। और नहीं ते अपना लाहौर तक आ जाओ। अमान ताया चाय के दौरान उसे ऊंच नीच समझाने लगे। वो असल में ताया जान, अभी अभी जॉब लगी है मेरी, छुट्टी भी मुश्किल से मिल पाई है। हैं? अच्छा। वो तो सुनकर एकदम सीधे बैठे। वाह वाह, ये तो खूब सुनाई, बहुत मुबारक भाई। पजाई से बहुत जब बात हुई तब तो नहीं लगी थी शायद? जी जी शायद। वो कुछ सटपटा सा गया। ताया की बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने ब्याह की बात की थी तो कह रही थी मकरब की कहीं जॉब लग जाए तो करते हैं कुछ। वो खुद ही तफसील में चले गए। मकरब बस सशो पंज खा कर रह गया। एक तो उसकी अम्मी बिना सोचे कुछ भी बोल देती थी, ऊपर से उसे समझा कर भी नहीं भेजा था। उसे पता होता तो वो लाहौर शिफ्टिंग के मशवरे पर कोई और बहाना सोचता। चलो शुक्र है नौकरी लग गई, अब बस मेरी भी फिक्रें ख़त्म होंगी। तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, ब्याह की तारीख इन्हीं 1-2 माह में रख लेते हैं। हमारी तो भाई सारी तैयारी पूरी है। ताया जान अपनी रोह में बहते जा रहे थे। मकरब को ही पकड़कर असल मुद्दा की तरफ लाना पड़ा। जी बस फ़िलहाल तो एक प्राइवेट कंपनी में आर्जी नौकरी लगी है, ज़रा अपने पैरों पे खड़ा होने का वक्त चाहिए। 90 लाख भी तो फंसा हुआ है, जब तक रिकवर नहीं होता कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ मेरी तनख्वाह से मामलात काबू में आना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, मैं आज रात ही भाग गुलजार और आसान से बात करता हूँ, किसी को भला क्या एतराज़ होना है जी। अमान ताया ने तो बात को इतना हल्का लिया था कि मकरब का अपना मन हल्का फुल्का होकर उड़ता महसूस होने लगा। हाँ बस ये ताया जान कभी कभी पटड़ी से उतर जाते थे, किसी तरह ये 2-3 दिन गुजर जाए, फिर वो भी पंछी सा उड़ जाएगा। उसे फिक्र बस कानूनी मामलात की थी, वो भला कहाँ इतने आसान हुआ करते हैं। पजाई ने फ़ोन पर भाग गुलजार से मुनव्वर के हिस्से की बात की। जब उन्होंने तो तभी वकील को बुलवा लिया था। इतना मसला वैसे है कोई नहीं, सीधा सीधा 4 भाइयों की तकसीम का मामला है। तुम अपने बाप के इकलौते हो तो मुनव्वर का हिस्सा तुम्हारे नाम होने में भी कोई परेशानी नहीं आनी। मुझे सारी फिक्र वो बड़े ताया के घर जाना है ना। मकरब को उनकी सारी फिक्र का पिछले 2 घंटों के दौरान बखूबी अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए बात बीच में ही अचक ली। अरे हाँ हाँ चलो, गुलजार भाई ने तो जल्दी सोने के आदी हैं, सुबह गए तुम तो खफा होंगे कि हम कुछ नहीं लगते। इधर रिश्ता जो दुगना है। वो चप्पल पहनने में भी कमेंट्री जारी रखे हुए थे और जुमले भी ऐसे चुन चुन कर बोलते कि मकरब को बार बार उसी परेशानी में गौता जन होना पड़ता जिससे अभी तक वास्ता नहीं पड़ा था। वो चोर निगाहों से इधर उधर देखते चपाक करके घर से निकल गया। समरीना से आमने सामने के तसव्वुर ने तो कराची से उसे हवास बाख्ता कर रखा था। अरे ये तो जा रहे हैं। समरीना ने सीमा भाभी का बाजू दबोचा। कब से खड़ी मैं टंगी खड़ी थी कि बाबा कमरे से निकले और वो किसी बहाने अंदर जाकर सलाम कराए। खाने के बाद बाबा ही उसे कमरा दिखाने साथ चल पड़े थे और वहीं बैठ भी गए। बाकियों से मिलने जा रहे हैं, आ जाएंगे। सीमा ने लंबी चबाई ली और सोई हुई मीरब को बाजुओं पे उठा लिया। हाय अल्लाह, आप भी जा रही हैं? समरीना की सूरत रोने वाली हो गई। हाँ तो और क्या, ये लोग 11-12 से पहले नहीं आने वाले। ताया गुलजार से मिलकर ताया सान के यहाँ जाएंगे और वहाँ का तो तुम्हें पता ही है। काज़म और फाइज़ ने कहा इतने जल्दी निकलने देना है। अच्छा शाबाश, सो जाओ, सुबह नाश्ते पर हो जाएगी ना मुलाकात। चल सो जा। उसे पिचकारते हुए जल्दी से बाहर निकल गए। हमजा बेचारे सुबह से थके हुए थे, मेहमान की आमद के चक्कर में उसी को हर पास से भगाया था।
सब ने। अब वो बाबा और मकरब के निकलने के बाद अपने कमरे में जाते दिखाई दिए थे। सीमा को यकीन था थक कर रोंदे पड़े होंगे। ये समरीना तो जल्दी थी एकदम। वो आहिस्ती से कमरे में दाखिल हुई और मीरब को कार्ट में सुलाकर लाइट भी ऑफ कर दी। क्या हाल है मकरब, सब कुछ ठीक तो जा रहा है ना? तुम ऐसे सुस्त और परेशान क्यों लग रहे हो? कुत्सिया उसकी हेलो सुनकर ही फर बोलती चली गई। अरे अम्मी यार, नींद से उठा हूँ अभी अभी। हेलो तो ऐसी होनी ही थी। मुंह बनाते उठकर बैठ गया। अच्छा तो क्या रिस्पॉन्स रहा, सब ठीक है ना? और वो काम की बात? उनके अंदर सवालात उमड़ रहे थे। जी, इस काम के मामले में तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट वकील को भी आज बुलवा लिया गया। बल्कि ताया एहसान कह रहे थे वकील ने मेरे यहाँ आने से पहले ही प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। मुझसे आज ज़रूरी साइन वगैरह ले लिए जाएंगे ताकि मैं चला भी जाऊँ तो पीछे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो शुक्र है, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। वो लहजे से ही बशाश महसूस होने लगी। हाँ मगर, मकरब कुछ अटक सा गया। मगर क्या? बोलो बेटा। वो फिर बेचैन होने लगी। अमान ताया बार बार शादी पे जोर दे रहे और वो भी ऐसे एतमाद से कि साफ लगता है उन्हें दूर दूर तक हमारे इरादों का कोई इल्म नहीं। वो तो मेरे आ जाने को बड़े पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं। मुझे सच्ची बहुत बुरा लग रहा है अम्मी, ये तो साफ चीटिंग है यार। कितने सेल्फिश लगेंगे जब। हाँ तो ब्याह कर ले आओ, कुत्सिया ने सीधा डपट दिया। आप समझ नहीं रही, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों की उम्मीदें अभी से कुछ कमज़ोर होनी चाहिए। अब जो बंदा अगले महीने शादी की तारीख रखने की बात कर रहा है, खुद सोचिए वो हमारे तलाक वाले इरादे से कितना बेखबर है। ऐसे में आप समझ सकती हैं मेरी परेशानी। अच्छा, वो भी धीमी हुई। तो तुम ज़्यादा फ्री मत हो उन सब से, रूखा रवैया अपनाओ ताकि इतनी ना उम्मीद लगाएं। ये भी तो नहीं हो सकता जी। उसने फ़ौरन आइडिया को रद्द किया। यहाँ हर घर में मेरी उम्र के लड़के भरे पड़े हैं। रात 12 बज गए। उनकी बैठक में सब इतने फ़नी है कि क्या बताऊँ। वो सोचकर हंस पड़ा। काजिम, फाइज, फजी और दाइम ने यूनी के किस्से सुनाकर इतना हंसाया कि मकरब की आंखों से पानी आ गया। उसे हैरत हो रही थी कि कोई इतना हंसोड़ कैसे हो सकता है। फसी ने अपनी ही बेइज्जती के किस्से इतने खोल कर बयान किए कि मकरब को तो हरगिज़ ये हिम्मत न पड़ती। गलत इंग्लिश बोलने पर जो दरगत फसी और दाइम की लड़कियों के हाथे बनी थी। कमबख्तों को उनका एक एक जुमला याद था। मकरब के कहके पिछली रात छत फाड़ रहे थे और आज उन सब ने किसी ग्राउंड में क्रिकेट मैच रख दिया था। मैच तो दोपहर 3 बजे था, लेकिन अभी नाश्ते के बाद एहसान ताया ने फार्म हाउस जाना था। दोपहर का खाना भी वहीं था। सोते वक्त तो मकरब भी खूब एक्साइटेड था कि सभी कज़न से चंद घंटों में खूब बेतकल्फ़ी हो गई थी। अच्छा अम्मी, मैं लेट हो रहा हूँ, नाश्ता भी करता हूँ, मैं निकलता हूँ। वो खुद ही बिस्तर से निकल आया। अच्छा बस देख लेना खुद ही, और लड़की से ज़रा दूर ही रहना। उन्होंने पता नहीं तनबीह की थी या होशियार किया था। वो अम्मी की बात तो समझ नहीं पाया। ये डर अलबत्ता अंदर ज़रूर पैदा हुआ कि कहीं उसकी लड़कों से हंसी मजाक और दोस्ती को भी इस मामले से ना जोड़ दिया जाए। यहाँ देखने वालों को ये लगता कि सब अच्छा है। मकरब के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साइन नहीं था, लेकिन खैर उसने सर झटक कर ध्यान मैच की तरफ लगाया और एक अनदेखा फार्म हाउस। वाह, आज का दिन यकीनन बहुत अच्छा होने वाला है। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गया। 2 दिनों में मेरे 4 जोड़े कपड़ों के बदलवा लिए, पर मजाल है मकरब को मेरी झलक भी देखने दी हो किसी ने। कल उसने वापस चले जाना है। बिनिश के सामने रोना रोते समरीना के बाकायदा ये मोटे मोटे आंसू गिरे। अब उसे कौन बताएगा उसकी बीवी कितनी प्यारी है। उसने आस्तीन से शूं की और बिनिश मुंह पे हाथ रख के हंस पड़ी। हैं सच बीनी, नहीं हूँ मैं प्यारी? वो रोना भूल गई। अरे वो नहीं, मैं तो तुम्हारे रोने पर हंस रही हूँ। मतलब अब रोने की क्या ज़रूरत है? वो भी गड़बड़ा गई। अच्छा कुछ करो ना बीनी, कल से पहले कुछ करो। बिनिश भी सोच में पड़ गई। अच्छा आज का सारा दिन मैं इधर ही हूँ। ये लोग जैसे ही बाहर से आते कुछ करते हैं तुम्हारे देखने दिखाने का। जायदाद की तकसीम के लिए अदालत में दरख्वास्त उसके आने से पहले ही दी जा चुकी थी। उसे यहाँ आए चौथा रोज़ था जब वकील तोफैल ने 3 भाइयों और मकरब की अदालत में हाजिर होने को कहा। उनका केस साफ, शफाफ और सीधा था। मौके पर मौजूद जज साहब ने ज़रूरी पेपर्स देखने के बाद जायदाद की तकसीम की मंजूरी देते अपने साइन कर दिए। घर आते ही मकरब ने सबसे पहले माँ को खुशखबरी सुनाई। अच्छा सच? कुत्सिया खुशी से चहकी। तो मकरब अब आगे का क्या होना है बाकी? ताया गुलजार बता रहे थे कुछ एकड़ों वगैरह का हिसाब करके यहाँ गांव में पूरे इलाके हैं उनके। अदालत से वापसी पर मुझे रकबे पर ही घुमाते रहे। बता रहे थे कि 4 हिस्सों में तकसीम करें तो कौन सा इलाका मेरे हिस्से में आ रहा है, और उन्हें भी अंदाज़ा है कि मैं ये इलाका फ़रोख्त करना चाहता हूँ। तभी जो ज़मीन बाकियों के हिस्से से कुछ हट कर थी उसी को मेरे नाम कर रहे हैं। उनकी नज़र में कुछ अच्छे ज़मींदार दोस्त भी हैं। कह रहे थे ये काम भी हम करवा देंगे। अरे तो फिर सारे काम मुकम्मल करवा के आओ ना। नहीं अम्मी प्लीज़, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस कल सुबह यहाँ से निकलना है। बेवकूफ़ी मत करो मकरब, तुम यहाँ वापस आ गए तो पीछे सारा काम ठप हो जाएगा। किसी और को क्या पड़ी है कि तुम्हारी ज़मीन का सौदा करवाते फिरें।
कुत्सिया उसे समझाने लगी। लेकिन असल काम तो हो गया हमारा, फ़रोख्त का काम भी हो जाएगा। कल मैं इंशाल्लाह निकल रहा हूँ। जल्दबाजी मत करो, मैं कह रही हूँ, काम पूरे करके आओ। कुत्सिया उसे अंटने लगी। मैं कह रहा हूँ अम्मी, मैंने सारे ज़रूरी साइन कर दिए, मुझे यहाँ रुकने की या वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी दुआ से दोबारा इधर का रुख ज़िंदगी भर नहीं करना पड़ेगा। और मेरे निकाह वाले मामले में भी अब आपने खुद हर बात करनी है। मैंने आपका इतना बड़ा काम कर दिया, अब तलाक का केस आप संभालेंगी। मुझे तब भी साइन करने के लिए कह दीजिएगा। उसने बिना माँ का जवाब सुने कॉल ही ऑफ कर दी। बड़ी याद आनी है तेरी मकरब पुत्र। खदीजा ताई ने भीगी आंखों से उसकी पीठ फेरी। जी ताई जान, मैं भी सबको बहुत मिस करूँगा। उसने झुककर ताई के पैर छुए। क्यों नहीं पुत्र, इतने दिन तो जानवर भी कहीं रहेगा, उसका भी मन लग जाना। क्यों हमजा पुत्र? अमान ताया ने बेटे से ताई चाहे तो मकरब बिला वजह का सयाना होकर हंस पड़ा। हमजा भाई ने उसका बैग उठाया और वो सीमा भाभी और ताई को सलाम करके बाहर निकल आया। वो कार की पिछली सीट पर बैठकर अमान ताया और हमजा भाई आगे बैठ गए। कार रवाना हुई और मकरम ने एक इत्मीनान भरी सांस बाहर निकाली। बिला वजह कितना स्ट्रेस ले लिया था कि ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता होगा, ज़मीन जायदाद की मुंतकली का। लो भला, ये भी कोई परेशानी थी? झटपट पूरा हो गया करोड़पति बनने का ख्वाब, और दूर दूर तक कोई झंझट नहीं, कोई रुकावट नहीं। बस उतरो। कार रुकने पर मकरब के कानों में आवाज़ सुनाई दी तो उसने चौंक कर सीट की पुश्त से सर उठाया। बड़ा रोड आ गया क्या? तायर हमजा भाई उसे बड़ी सड़क तक छोड़ने आए थे। तभी उसकी कार भी हमजा भाई ड्राइव कर रहे थे, लेकिन रोड तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सामने तो गुलजार ताया का फार्म हाउस दिखाई दे रहा था, जहाँ एक दिन दावत खाई थी सब ने। मकरब तायाजान के कहने पर नीचे उतर आया। सोचा शायद यहाँ से किसी और को भी लेना हो। ताया उसे उतरो कहकर आगे बढ़े थे, इसलिए उसने ताया को फॉलो किया। हमजा भाई भी कार बंद करके उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। मकरब को देखकर हैरत हुई कि अंदर बड़े हॉल में गुलजार ताया, एहसान ताया भी बैठे हुए थे। टाइम भी मौजूद था। एहसान ताया ने संजीदगी से उसे देखा और हाथ के इशारे से सामने सोफे पर बैठने को कहा। मकरब को वो संजीदगी कम, गुस्सा ज़्यादा लगा, लेकिन खैर वो चुपचाप बैठ गया। ज़मीन के कामकाज हो गए पुत्र? जी ताया जान, हो गए। वो कुछ नर्वस हुआ क्योंकि वहाँ मौजूद हर बंदे की निगाह उस पर जमी, बल्कि कुछ गड़ी हुई सी महसूस हुई। वापस कब चक्कर लगाना है? सवाल कुछ दो टोक सा था। जी जल्द ही, जैसा अम्मी कहेंगी। और जे अम्मी ने कहा कभी भी नहीं जाना तो फिर? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों कहेंगी? मकरब के गले में कुछ पंसा। कितने साल हो गए तेरे निकाह को? वो उसी एक ही टोन में सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। जी कोई 6-7, उसे कंफर्म नहीं था। 9 साल, उन्होंने खुद ही याद दिलाए। जी जी, उसने बिला वजह सर हिलाया। तो पुत्र जी, तलाक देने का इरादा कब है? अगले सवाल पर वो बम जैसा फटा नहीं, वरना क्या नहीं था उस धमाके में। जी मैं समझा नहीं। आओ दाइम अली, सामने आकर बताओ तो इसको। उन्होंने साइड में खड़े दाइम को सामने बुलाया। इसने फ़ोन पर अपनी अम्मी से कहा कि सारे काम हो गए और अब ये ज़िंदगी भर दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा, और ये कि मैंने आपकी जायदाद वाला इतना बड़ा काम कर दिया, अब तलाक वाला काम आप खुद करेंगे और मुझे सिर्फ साइन करने के लिए बुला लेना। दाइम सामने आकर रट्टू तालिब इल्म की तरह सबक पढ़ने लगा। मकरब जूं जूं सुनता गया, कान पहले सुर्ख हुए और फिर शायद उनसे धुआं भी खारिज होने लगा। तो तुम तलाक देना चाहते हो समरीना को? ताया गुलजार आंखों में खून भरे बैठे थे। नहीं, मेरा ये मतलब। मकरब को अगले पिछले सारे बहाने भूल गए, सर ही उठाया नहीं गया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे ख़ानदान में तलाक का कोई रवाज नहीं है? जी, हैरत भरी जी बिल्कुल ही बेसाख्ता मकरब के मुंह से निकल गई, और वो इस दुख भरी हैरत ने रहा सहा शक भी मिटा दिया। तो मतलब तुम अपना जायदाद का हिस्सा लेकर हाथ झाड़कर यहाँ से हमेशा के लिए निकल रहे थे? ऐसा नहीं है तायाजान, वो बस बचपन का निकाह। मेरा मतलब है कि कम उम्री के फैसले सही साबित नहीं होते तो? क्यों नहीं होते? यहाँ हर दूसरे बंदे का इसी उम्र में ब्याह शादी कर दिए जाते हैं। हम तो कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। चल मिला अपनी माँ को कॉल और बता दे उसे कि आज तेरी शादी है। बचपन के निकाह पर एतराज़ है ना, तो लो बलोगत का भी कर देते हैं। ताया तो खूब ही भरे बैठे थे। उबरू से उसे मोबाइल खोलने का इशारा किया। उसने अम्मी को कॉल मिलाई तो उनका नंबर बिजी आ रहा था। उसने जल्दी से व्हाट्सएप ओपन किया। अम्मी यार कॉल पिक करे, बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा। उसने जल्दी से टाइप किया और हमजा भाई नज़दीक आने लगे। क्या कर रहे हो? एहसान ताया भी झांकने लगे तो उसने व्हाट्सएप बंद किया। वो उसे कुछ देर तक घूरते रहे, फिर भाई के कान में कुछ देर सलाह मशवरा हुआ और फिर अपना मोबाइल निकाल कर कुछ डायल करके अपना मोबाइल आगे बढ़ा दिया, और जिसे हाथ में लिए बिना चारा नहीं था। उसने सामने अम्मी का ही नंबर खुला पड़ा था। ताया ने कॉल मिला भी दी थी। उसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो। आज तो उसे अम्मी की आवाज़ भी अलग सुनाई दी। कहीं उनको भी खबर तो नहीं हो गई? आवाज़ क्यों इतनी बारीक निकल रही है? अम्मी जी कैसी हैं? वो ताया से नज़र बचाकर उनकी चप्पलों को देख रही थी।
मकरब, बेटा मैं सोबिया आंटी हूँ, कैसे हो? जी आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और अम्मी? उसको अचानक ख्याल आया कि उसकी अम्मी का मोबाइल आंटी के पास क्या कर रहा है। बेटा वो तुम्हारी अम्मी को हॉस्पिटल लाए हैं। क्या हुआ अम्मी को? वो उठकर खड़ा हो गया। बस वो दिल के दर्द का ही मसला था। नदीम और मैं लाए हैं उनको हॉस्पिटल। अम्मी सीजी हो रही है, दुआ करो सब खैरियत हो। उनकी हालत कैसी है? कोई सीरियस बात तो नहीं आंटी? मकरब वक्तन परेशान हुआ था। दुआ करो सब खैरियत रहे। सोबिया आंटी ने फ़ोन बंद कर दिया और वो बात मुकम्मल करके जूं ही पलटा, बाकी सबको परेशानी की तस्वीर बने देखा। दोनों तायाजान उठकर खड़े हो चुके थे। क्या हुआ भाभी को? सब खैर तो है ना? ताया अमान उसके करीब आए। जी वो अम्मी के दिल में दर्द है, ईसीजी हो रही है। अंकल आंटी उनके पास है, दुआ करने को कह रहे थे। मकरम ने सर हाथों में थामा और सोफे पर ढहसा गया। ना पुत्र, कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह पाक तुम पे माँ की छाव सलामत रखे। चल शाबाश, चल घर चलते हैं। वो सब एक साथ ही वहाँ से रवाना हुए। मकरब सारे रास्ते चोरी चोरी उनके तासुरात जानता रहा। पता नहीं ये सारे खैर ख्वाह कहाँ सोचे बैठे थे। कार घर के बड़े फाटक से अंदर दाखिल हुई तो कानों में हल्की हल्की शहनाई जैसी आवाज़ सुनाई दी। फसीह, काजिम, फाइज सब भी अमान चचा के घर दिखाई दे रहे थे। बरामदे में उसका स्वागत कुछ अजीब अंदाज में ही हुआ। लड़के उसे कंधों पे अचक कर अंदर बढ़े और मकरब ने देखा कि अंदर हॉल चारों जानिब से सजा हुआ था। स्टूल, टोकरे, लंबी लंबी कागजी फूलों की लड़ियाँ। ये सब क्या हो रहा है? उसने एक आस पे फसी को देखा। तुम्हारी शादी? उसने लुड्डी करते एक स्टेप भी दिखा दिया। नहीं नहीं, एक बार फिर ताया से पूछ लो, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि बिना उसकी माँ की मर्जी, उनकी शमूलियत के उसके साथ इतना बड़ा धोखा? नो नेवर। वो एक जज्बे से उठा और तभी काजिम उसके करीब आया। ताया गुलजार बुला रहे हैं उधर। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया और मकरब गर्दन में तनाव पैदा करते, चेहरे पर संजीदगी लाते अंदर दाखिल हो गया। आओ आओ बैठो। ताया जान उससे ज़्यादा संजीदा थे। वो मुअद्दिब बनकर सामने टिक गया। निकाह तो हो चुका तुम्हारा, कुछ देर में मेहमान शहमान आने वाले हैं। खाना वगैरह खिलाकर लड़की रुखसत कर रहे हैं और कुछ कागजी कार्रवाई, मतलब निकाह नामे का पेपर बनेगा। उन्होंने आम अंदाज में इतला दी, लेकिन मकरब तो तड़प कर उठ खड़ा हुआ। ये नहीं हो सकता तायाजान, ये गलत है। बैठ जाओ। उन्होंने बुरी तरह डपट दिया और वह गहरे गहरे सांस लेता फिर बैठ गया। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब ठीक है और उनकी मर्ज़ी वाली बात मत करो। तुम्हारा निकाह उनकी मौजूदगी में हुआ था। लेकिन मेरी मर्ज़ी? मैंने जैसे देखा नहीं, जानता नहीं। ये तो तुम्हारी गलती है। यहाँ रहते तो ज़रूर देखभाल रखा होता। जहाँ तक जानने की बात है शादी के बाद जान भी लोगे। लेकिन मेरी अम्मी यहाँ नहीं है। हाँ ना, भाभी की तबीयत को देखते हुए ही हम सब ने फैसला किया है कि उनकी देखभाल के लिए घर में लाजमी एक औरत होनी चाहिए। लेकिन ये ठीक नहीं है। वो चिल्ला उठा। अभी सब ठीक हो जाएगा, शुक्र पढ़ो, ज़मीन जायदाद के सारे बखेड़े निपट गए। अब तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हमारे यहाँ इतना तरसा बच्चियों को घर नहीं बिठाया जाता। अपनी अमानत साथ ले जाओ। ताया का लहजा एकदम दो टोक था। मकरब को हैरत थी कि तलाक वाली बात को उन्होंने इतना लाइट क्यों लिया था। यानी एक आदमी अपनी मनकुआ को तलाक देना चाहता है और वो उसी के साथ अपनी बच्ची रवाना कर रहे हैं। ये कैसे लोग थे जिनको लड़के के ख्याल से कुछ लेना देना ही नहीं? कल को इन्हीं की बच्ची की ज़िंदगी असाब में आ सकती थी। ये निकाह तुम्हारे दादा और बाप की रजामंदी से हुआ था और अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए इस निकाह का ख़त्म करना या ये तलाक वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता। जहाँ तक बात है कि वो तुम्हारे ही क्या कहते हैं मिजाज वगैरह मिलने की, तो पुत्र ये वेले दिमाग की बात है। तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसी कच्ची बातें क्या ही करते हैं। शादी हो जाए तो हर चीज़ ठीक ठीक अपनी जगह पे बैठ जाती है। बाकी याद रखो कि अपनों से जुड़े रहोगे तभी जायदाद के बंटवारा होना मुमकिन है। अगर ख़ानदान से ही निकल जाओगे तो बस फिर वहीं सालाना रकम आती रहेगी, वहीं खाते रहो। मेरी अपनी औलाद अगर ज़रा सी बगावत दिखाएगी तो हिस्सा देना या सालाना कमाई हाथ पे रखना तो बहुत दूर की बात है। आग करने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। बाप दादा की नाफरमानियाँ करने में पेश पेश रहने वाले बाप जायदाद की जायदाद वसूल करने किस हक से सामने आ जाते हैं? उनकी आवाज़ ऊंची और तेज़ हो गई। तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया, लेकिन तुम्हारे सर पर 3-3 बापों का साया अभी बाकी है। बेटा समझ कर, साहब तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कर रहे हैं। उसे दुश्मनी नहीं, अपने हक में बेहतरी समझना। और चलो जाओ, अब तैयारी करो, मौलवी साहब आने ही वाले हैं। उन्होंने उसे बाहर जाने का इशारा किया और वो थके थके कदमों से बाहर निकल गया। अब तो कराची भागना भी मुमकिन नहीं रहा था। ताया ने साफ जता दिया था कि अगर शादी नहीं तो फिर बाप की जायदाद भी नहीं। मुबारक हो, रस्म मुकम्मल हुई। मौलवी साहब ने प्रोसेस तमाम करते मुस्कुराकर मकरब को देखा और यकीनन जवाबी हंसी के मुंतज़िर भी दिखाई दिए। लेकिन हंसी कैसे आती? मकरब के तोते उड़े थे। बैक वक्त सर पर 3-4 तरह के प्रेशर ऑन पड़े थे जो बार बार आंखों के सामने जल बुझ रहे थे। सर फहरिस्त जिनमें अम्मी थी, वो क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी, तसव्वुर करना मुहाल था। दूसरा
प्रेशर अंकल आंटी और अलवीना का था। अम्मी और नदीम अंकल 12 खुले लफ्ज़ों में उसके और अलवीना के रिश्ते को डिस्कस कर चुके थे। तीसरा प्रेशर उस दुल्हन का जो अभी अभी गले पड़ी थी, और इन सब में पिसा मकरब हुसैन, जो शराज से कहा करता था कि इंसान के पास हर किस्म की सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होता है। अरे पर कहाँ होता है वो तोड़, किसके पास होता है और कैसे मिलता है? हमें भी वो तोड़। साहिवाल रेलवे स्टेशन के किनारे खड़ा मकरब ट्रेन तले जान देने की नीयत पर था। तीनों ताया और कज़न सभी उन दोनों को साहिवाल शहर के एंड तक छोड़ने आए थे और उन्हें आगे रवाना करके वापस पड़ गए थे। इधर मकरब की गधा गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। तंग आकर उसने कार रोकी और रेलवे स्टेशन के अहाते में घुस गया, जो सुबह सवेरे बिल्कुल खाली और वीरान दिखाई देता था। वहाँ सिग्नल्स का कुछ मसला था शायद। उसने शराज को कॉल मिलाकर उन्हें अभी बात शुरू ही की थी कि कॉल खुद ब खुद ऑफ हो गई। वो मोबाइल जेब में डालकर पलटा तो सुर्ख घूंघट ओढ़े वो उसकी अपनी दुल्हन थी, जो उसका दर्द बांटने कार से उतरकर अब शायद उसकी जानिब बढ़ने वाली थी, लेकिन अब उसे आता देखकर वापस पिछली सीट पर बैठ गई थी। मकरम ने कुछ देर तक गूंगों की तरफ से देखा और फिर बिना कुछ बोले कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइविंग सीट संभाल कर जले दिल के साथ कार आगे बढ़ाती। दिल जलकर मजीद कोयला कबाब हो गया। एक से एक नमूना भरा पड़ा था उसके ददियाल में। यानी सफ़र पर रवाना होते कौन दुल्हन को सुर्ख सूट और घूंघट में भेजता है? और ये 50 किलो की बोरी खुद नहीं फूट सकती थी मुँह से कि मुझे कोई घर के कपड़े पहना दीजिए। बहुत शौक उमड़ रहा है दुल्हन बनने का। वो खौलता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। अमान ताया ने कहा था समरीना का सारा जहेज वो लोग चंद दिनों में ट्रक पर लोड करवा के भेज देंगे। अरे तो इसको भी तब भेज देते, मेरे साथ लादने की क्या ज़रूरत थी? ऊपर से भरोसे की हद देखो, अकेले अपनी लड़की को पराए मर्द, मतलब अनजान मर्द। हाँ ये ठीक है, वो कौन सा मेरे बारे में कुछ जानते हैं? उसके लिए तो बिल्कुल ही अनजान हूँ। बंदा किसी औरत, किसी बहन, चाची, मामी को ही साथ भेज देता है। वो आगे बढ़ते खुद अपने आप से जंग करने में लगा था। उन दोनों को सुबह सवेरे नाश्ते के बाद सफ़र पर रवाना किया गया था। वो पूरा दिन उनका सफ़र में गुजरना था। समरीना के साथ वाली सीट पर एक छोटा हैंडबैग और 3 तरह के लंबे टिफ़िन रखे थे। खाने का शायद सारा बंदोबस्त कार में मौजूद था। अब तक की टफ तरीन सूरत हाल का एक अच्छा पहलू ये था कि दुल्हन को उसकी साथी खवातीन पिछली सीट पर बिठा गई थी। अगर वो यहाँ साइड, ओह नो, उसने झरझरीली ख्यालात के धारे को अम्मी की जानिब मोड़ा। जाने उनकी तबीयत कैसी थी और उनको किन लफ्ज़ों में समझाया जा सकता था कि यहाँ उस पर क्या बीती थी। और अब वो इस रुखसत हो चुकी बीवी को तलाक कैसे दे पाएगा? वो तलाक जो उनके ख़ानदान में ममनू थी। अरे कोई समझाए इन ताया चच्चा नामी मखलूक को कि तलाक का ताल्लुक ख़ानदान से नहीं, बल्कि ये एक शरई शक है जो नहायत नागुज़ीर हालात में भारी दिल के साथ इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। बट मोबाइल की आवाज़ पर मकरब ख्यालात की दुनिया से बाहर आया और कॉल भी मम्मा की तरफ से थी। मकरब के गले में खुश्की के कांटे उगे। पता नहीं अम्मी को इस पहली कॉल पर ही ज़हनी तौर पर तैयार करना था या फिर कराची पहुंचकर एन घर के दरवाजे पर, लेकिन वो तो इन दिनों हार्ट पेशेंट बनने पर तुली थी। मकरब ने कॉल बजती ही रहने दी। अभी उसने खुद ही ये तय नहीं किया था कि इस पहली कॉल से कैसे निपटना है। दिन के 1:30 बजे थे। सुबह 9 बजे से जारी इस लगातार सफ़र को अब कहीं ब्रेक चाहिए थी। मकरब को भूख भी लग रही थी और पीछे बैठी खामोशी की एक मूरत भी शायद ऐसा कुछ चाहती हो। उसने सड़क किनारे की एक आरामगाह की तरफ कार को रोका, उतारा। यहाँ कुछ शॉप्स, मस्जिद, पेट्रोल पंप और वॉशरूम्स वगैरह थे। कार से चाबी निकालते उसने हल्का सा सर को बाएं साइड घुमाया। आप भी चाहें तो कुछ देर बाहर आ सकती हैं। और बिना जवाब सुने बाहर निकल आया। उसका रुख वॉशरूम्स की तरफ था। इरादा वहाँ से निकलकर कुछ बर्गर वगैरह खरीदने का था, बावजूद इसके कि कार में उसने टिफ़िन रख दिए थे। उसकी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि उस लड़की से कुछ मांगे। वॉशरूम अटेंड करके वो बाहर निकला। नींद भगाने के लिए उसने पानी के खूब छींटे मारे थे। जेब से रुमाल निकालकर चेहरा भीगता वो एक बेकरी शॉप के दरवाजे पर पहुंचा, जब पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज़ मी। मकरब ने आवाज़ पर पलट कर देखा तो एक लड़की ब्लैक जीन्स और गोल्डन येलो खूबसूरत सा कुर्ता पहने, गले में गर्दन के पीछे से आगे की तरफ आता मैचिंग येलो स्टॉलर लटकाए खड़ी थी। बाल शोल्डर से कुछ नीचे तक आते हुए थे। खुली सफ़ेद रंगत के साथ उसके नैन नक्श काफ़ी मुतनासिब थे। ख़ुसूसन काले घने अब्रू पूरे चेहरे पर नुमाया थे और शक्ल देखकर मकरब को यूँ लगा जैसे आसपास इस जैसी बहुत सी लड़कियाँ होती हैं। कद ज़्यादा ऊंचा नहीं था, 5 फुट 2 इंच से वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी। आप कुछ खरीदने जा रहे हैं यहाँ से? जी। आपको भी कुछ चाहिए? मकरब 2 स्टेप वापस उतर आया, लहजे में खुश खल्की समोई। नहीं जी, मुझे नहीं कुछ खरीदना और आप भी मत लीजिए। अच्छा। उसने बेसाख्ता पलटकर शॉप का साइन बोर्ड चेक किया कि मालूम नहीं कौन सी शॉप में जाने की गलती कर रहा था। इधर सब कुछ बहुत महंगा है, मैंने तो पानी भी कार में रख लिया था। ये इतनी सी बोतल और डबल प्राइस भी देते हैं? उसने हाथ हिला कर वार्न किया और मकरब इस खैर खवा के मशवरे पर हैरत में गौता जन था। जी मैं ख्याल रखूँगा।
उसने बल आखिर अंदर ना जाने का फैसला करते रुख दूसरी जाने फेर लिया। हंसी को लबों में सख्त से दबा लिया ताकि वो देख ना पाए। तो आ जाइए, खाना खा लेते हैं, उसने फिर आवाज़ दी और मकरम ने नासमझी से देखा। पता नहीं वो उसी के पीछे क्यों पड़ गई थी। जी मैं? क्यों? ज़बान ही अटक गई इस बार। कार में बैठकर ही खाना पड़ेगा, उनकी जगह इस्तेमाल कर ली तो कहीं चार्ज ही न लगा दें, वो फिर समझाने लगी। और मकरम इस मरतबा कुछ कंफ्यूज होकर रुका। आप कौन? हाँ, उसकी आंखें पहले हैरत से फैलाई, बेयकीनी से मकरम को देखकर फिर हंसते हुए हाथ मुंह पे रखा और भाग खड़ी हुई। मकरम दोनों हाथ कमर पे रखे पहले तो उसे जाते देखता रहा, लेकिन यही हाथ जब जल्द ये देखकर बेख्तियारी नीचे ढह जब लड़की को उसने अपनी कार में बैठते देखा। वो खुद भी भागकर कार तक पहुंचा। करीब आने पर यह भी देख लिया कि कार में एक ही लड़की बड़ा जवान थी। आप समरीना हैं? शहादत वाली उंगली उसकी जानिब उठाए। खिड़की के बाहर खड़ा था। जवाबन वो शर्माकर मुस्कुराई और सरस बात में लाया। तो आपका वो सुर्ख घूंघट? जी वो तो मैंने साहिवाल से निकलते ही उतार दिया था, वो जोश से बताती फिर कार से बाहर निकल आए। तो कपड़े ये कब चेंज किए? ना जी, उसने हाथ इनकार में लाए। मैं यही कपड़े पहनकर निकली थी घर से। ताई जी ने डाल दिया वो सुर्ख दुपट्टा, ऊपर से शगन के लिए। वो कहती हैं दुल्हन की रुखसती भी भला नीले पीले कपड़ों में कोई करता है, बस इसीलिए। वो समझाकर फिर मुस्कुराते हुए देखने लगी। हाँ अच्छा। मकरम ने यह एहसास होने पर कि वो इस वक्त अपनी बीवी से बात कर रहा, जल्दी से ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला। अभी नहीं जी, वो उसकी तरफ लपकी। इधर बैठ गए तो खाना कैसे खाएंगे? सामने तो ये बड़ा स्टीयरिंग है, आप। वो होंठों पर उंगली बजाते कुछ सोचने लगी। हाँ, आप ना इस आगे वाली दूसरी सीट पर बैठ जाइए, उधर से घूम कर आइए, मैं इधर पीछे बैठकर अपने सामने खाना खोलती हूँ और यूं दरमियान से देती जाऊंगी। उसने मुकम्मल इशारे को नाए करके मकरब को समझाया और वो चुपचाप कार के आगे से होकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। समरीना बालों को कानों के पीछे फंसाकर नीम पालती बनाए टफन खोलने में मगन हो गए। उसके पास कुछ खाली प्लेटें वगैरह भी थी। मकरब खाली जहन के लिए खाली नज़रों से डैशबोर्ड को तक रहा था। जब कंधे को प्लेट ने छुआ तो चौंक कर दाएं हाथ देखा। समरीना ने फ्राइड राइस की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई थी, जिस पर 2 शामी कबाब रखे हुए थे। ये खा ले, फिर सालन और नान भी हैं। वो उसी खाली खुला में डोलता हदायत के मुताबिक पेट भरने लगा। राइस के बाद समरीना ने सालन और नान भी आगे किए। मकरब की टेंशन के मारे भूख बढ़ गई थी। उसने एक पूरा नान भी खा लिया। ये सब क्या हो रहा था? वो इस सब पर क्या सोच रहा था? सुर्ख बोरी पूरा सरसों का खेत बनकर सामने आ गई थी और उसकी अकल को कुफल पे कुफल लगते जा रहे थे। शादी, रुखसती, सफ़र, अम्मी जायदाद, तलाक, समरीना और एक अकेला मकरब हुसैन। आखिर मकरब इस सब से कैसे पेश आए? ये लें जी। कंधे को फिर किसी चीज़ ने टच किया। वो चौंका। समरीना उसे कोल्ड ड्रिंक थमा रही थी। मकरब ने वो भी एक सांस में पी ली। चाय पीनी हो नींद भगाने के लिए तो वो हमें यहीं कहीं से लेनी पड़ेगी। महंगी होगी थोड़ी सी, लेकिन फ्रेश होगी। अम्मी ने तो नहीं दी साथ, कहा बासी हो जाएगी। चाय नहीं पीनी, वो बताकर बाहर निकल आया और घूमकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। जी। वो दोबारा पीछे हो बैठी। मकरब ने गहरा सांस छोड़ते कार स्टार्ट कर दी। घर से निकलते वक्त हालात की योरिश कुछ और थी, लेकिन सुर्ख बोरी के पीले वजूद में ढलते और बाकायदा एक शक्ल में आते ख्यालात ने एक नया परेशान कुन टर्न लिया था। म्यूज़िक है आपकी कार में? समरीना ने सर 2 सीटों के दरमियान से निकाला तो वो बुरी तरह उछला। ये करीब 1.5 घंटे की खामोशी के बाद हुआ था, तो उसकी घबराहट बड़ी फितरी थी। क्यों? वो झुंझलाया। म्यूज़िक सुनने की हरगिज़ ख्वाहिश नहीं हो रही थी। सुना है नींद आने लगे तो म्यूज़िक लगा लेना चाहिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ। वो जी आपको नहीं, मुझे नींद आई है, समरीना ने इतला दी। तो वो मज़ीद जला गया ऐसी बेतुकी बात सुनकर। आप सो जाइए। मैं सो गई तो आपका क्या होगा? मुझे देखकर कहेंगे आपको ना नींद आने लगे, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा। उसके नथने गुस्से से फूलने लगे। फिर भी आने लगेगी, क्योंकि मैं सोते में खराटे लेती हूँ। माय गॉड, वो बुड़बुड़ाया। अब मेरी फिक्र ना करें, सो जाइए प्लीज़। फिक्र कैसे नहीं करूँ? 2 जिंदगियों का सवाल है। आप प्लीज़ गड्डी रोकिए। उसने हाथ में हिलाना शुरू कर दिए। मजबूरन मकरब को कार रोकना पड़ी और जो नहीं कार रुकी वो कार से उतरकर आगे आ बैठे। अब कोई नहीं फिक्र की बात, उसने तसल्ली से हाथ लहराया। फ्रंट सीट पर तो मुझे नींद कभी आती ही नहीं। मकरब बिल्कुल जवाब देने के मूड में नहीं था। नाक से सांस फेंक के उसने दोबारा ड्राइविंग स्टार्ट की। आप आते वक्त अकेले थे बिल्कुल, तो कैसे भगाया नींद को? वो दिलचस्पी से पूछ रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मुख्तसर जवाब देकर सामने ही देखता रहा, जबकि समरीना हैरत से देखकर रह गई। कराची से साहिवाल का इतना लंबा सफ़र और नींद किए बगैर। वो कंधे झुकाकर सामने देखने लगी और मकरब ने चंद मिनट बाद रोड किनारे आने वाली एक और आरामगाह की तरफ कार मोड़ दी और पार्किंग में रोककर बिना समरीना से कोई बात किए नीचे उतर गया। नींद उसे वाकई आने लगी थी और उसका
का नतीजे उतरकर मुंह धोने और चाय पीने का इरादा था। चाय के 2 कप और बिस्किट केक खरीद कर वो रुका। वो कार में आकर बैठा और चाय का 1 कप और खाने का शॉपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया जी, यही कहने वाली थी मैं भी, उसने तशक्कुर का इजहार किया। जवाबन अगरचे कुछ सुनने को नहीं मिलना था, लेकिन उसे कहाँ परवाह थी। अकेले रहने वाले बच्चे ऐसे ही कम गो हुआ करते हैं। मकरब के बारे में ये राय सीमा भाभी ने दी थी और समरीना ने फौरन यकीन किया था। कितने घंटों का सफ़र बाकी है? उसने चाय पीने के दौरान मकरब को मुतवज्जे किया। अभी 6 घंटे बाकी हैं, उसने वकार से इतला दी। अच्छा जी, समरीना ने तशवीश सी महसूस करते बाहर देखा। शहर पैर ढलने वाली थी। कराची पहुंचते तो रात नहीं हो जाएगी। वो सामने देखता रहा। आगे कहीं लगे इलाके तो नहीं है? वो बिल्कुल नहीं समझा तो ताज्जुब से देखने लगा। लगे मतलब वीरान इलाके? वो हजरत में समझाने लगी। हैं, उसने माथा चढ़ाए मुख्तसर तरीन जवाब से उसे शायद डराया था। समरीना का मुंह उतर गया। ताया अब्बा कह रहे थे पहले ही सीन में सैलाब आए पड़े हैं, मत जाओ अकेले। पर बाबा को जल्दी थी। अब रात के अंधेरे में सड़क ना टूटी मिल जाए आगे। मोटरवे का ऐसा कोई मसला नहीं है। मकरम ने तसल्ली देने की कोशिश की ताकि वो किसी तरह चुप रहे और कार स्टार्ट करना चाहिए। तब भी मोबाइल पर अम्मी की कॉल आने लगी और इससे पिछली कॉल वो चूँकि काट चुका था, तो अब ये गलती वो हरगिज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर अम्मी ने फिक्रमंद होकर ताया को कॉल मिला लेनी थी और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कहीं ऐसा कुछ हो ना चुका हो। उसके दिमाग में अचानक एक खदशे ने सर उभारा तो उसने फ़ौरन कॉल पिक कर ली। हेलो, मोहताज से आगाज़ के जवाब में वो सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी के लहजे को जांचना चाहता था। हेलो बेटा, कहाँ हो इतनी देर से? जी वो सफ़र में, उसने इतला दी। अच्छा, निकल पड़े तुम। और वो काम काज उनका क्या बनेगा? कुद्सिया बेगम को उसकी रवानगी का पता ही नहीं था। पिछली रात शादी का फंक्शन कहीं 12 बजे निपटा। निकाह के बाद रिश्तेदारों का खाना था और फिर उसे सोने के लिए अपने कमरे में भेज दिया गया। उसने भी जल्दी से लाइट ऑफ करके कमरा बंद कर दिया। उसे इन लोगों की रस्म व रवाज का तो पता था नहीं। डर ये पैदा हुआ कि कहीं कुछ देर तक दुल्हन को अंदर न भेज दे, लेकिन सुबह तक खैर रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता उसकी अम्मी के हॉस्पिटल का सुनकर उन दोनों को नाश्ते के बाद ही रवाना कर दिया गया। ताया ने कहा कि फ़ाइज़ और हमज़ा कुछ दिन बाद समरीना का सब सामान लेकर खुद आएंगे। आप टेंशन न लें, सब काम हो जाएंगे। उसने अम्मी को तसल्ली देने की कोशिश की। अच्छा चलो, जान छूटी उन मुसीबतों से, कुद्सिया बेगम ने बेलगाम तबसरा किया। उसने जल्दी से मौजू बदला। जी आप सुनाई, तबीयत अब कैसी है? तबीयत तो ठीक है, घर आ गई हूँ, लेकिन मौसम, वो कहते कहते रुकी। अरे मकरब, यहाँ तो सुबह से फिर रिमझिम जा रही है। तुम्हारे रास्ते में बारिश तो नहीं आई? जी बस 1-2 जगह हल्की बारिश थी, लेकिन बस थोड़ी ही देर। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, अब तो हवा भी तेज़ चलने लगी है। बाहर तो कितना शोर है। वो बात के दौरान ही खिड़की तक आ गई थी। अच्छा, आप परेशान ना हो, यहाँ का मौसम बिल्कुल खुश्क है। आप आराम करें, अब मैं भी रवाना हो रहा हूँ। उसने जल्दी से कॉल भी ऑफ कर दी, क्योंकि साथ बैठी खातून फ़िलहाल तो भुने हुए चने खाने में मशगूल थी और ये शुगल किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता था, जिसके बाद वो बिला तवक्कुफ़ बोलना शुरू हो सकती थी। और अम्मी उसके आसपास किसी नुस्वानी आवाज़ का ज़ाहिर है तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने कॉल ऑफ करने के बाद अपना मुंह खोला था। अभी कुछ देर तक हम सिंध में दाखिल होने वाले हैं। मकरम ने पहला तफसीली जवाब भी शायद ज़हनी तौर पर रिलैक्स होने की वजह से दे दिया। अम्मी से बात हो गई थी, अब वो कुछ घंटे सुकून महसूस कर सकता था। अगली परेशानी कराची में दाखिल होने पर ही लेनी थी। फ़िलहाल वो उसके बारे सोचना नहीं चाहता था। सिंध मैं ज़िंदगी में पहली बार आ रही हूँ, वो बताते हुए खुद ही मुस्कुरा रही थी। मकरम ने जवाब में कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझा। समंदर, क्लिफ्टन, कायद-ए-आज़म का मिज़ार, सहराए थर, वहाँ की दराती, एकदम खुश्क लाइफ। और समरीना के तख़य्युल और मकरब की कार को एक साथ ब्रेक लगे। लफ्ज़ खुश्क समरीना के लबों पर था और आसमान से ये ताबड़तोड़ मोटे मोटे कतरे गिरना शुरू हो गए। पहले मकरब ने बटन पुश करके सारे शीशे बंद किए। कार उसने जानबूझकर रोकी थी, बिना मौसम के तेवर समझे कार भगाए चले जाना बेवकूफ़ी थी। इतनी तेज़ बारिश और इतनी हवा। समरीना पानी के बछाड़ को फिक्रमंदी से देखने लगे। बारिश बजाय सीधी नीचे उतरने के तूफ़ानी चक्कर में शामिल होकर दाएं बाएं हो रही थी। मकरम ने मोबाइल ओपन करके नक्शा सामने रखा। इस वक्त वो मेन रोड पर थे। आसपास कोई आबादी न थी, लेकिन आधे घंटे बाद खौनकटी आने वाला था। उसने मोबाइल ऑफ करके कार स्टार्ट किया और सफ़र का दोबारा आगाज़ किया। दिल में ख्याल आया कि क्या पता आगे बारिश ना हो रही हो। दौरान सफ़र तो यही होता था, कहीं अगर बारिश मिल जाती तो थोड़ा आगे चलने पर मौसम एकदम खुश्क। ऐसे में बिला वजह यहाँ रुके रहना बेवकूफ़ी थी, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे फिर कार को रोकना पड़ा। तूफ़ान इस कदर शदीद था कि कार चलाते रहना हमाकत ही नहीं ख़तरनाक भी था।
बारिश से बड़ा डर लगता है मुझे। समरीना की हल्की सी आवाज़ मकरब के कानों में पड़ी तो उसने बड़ी देर बाद सर उसकी तरफ घुमाया। समरीना सामने देख रही थी और दो मोटे मोटे आंसू उसकी पलकों पे फंसे थे। मकरब का अपना दिल भी अंदर से बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। लगे बंदे मामूल के सफ़र में ये एक परेशान कुन मोड़ आया था। बारिश रुकने तो छोड़ हल्के होने का भी नाम नहीं ले रही थी। अभी कमी आने लगेगी। मकरम ने संजीदगी से तसल्ली देने की कोशिश की और दोबारा सामने देखने लगा। अब तो ये बुफरा व तूफान चारों जानिब दौड़ता भागता दिखाई दे रहा था और दूर तक सहराई मैदान, न आबादी, न साया, न दरख्त, न सब्जा, बस सहरा की सख्त ज़मीन और लगातार बरसती बारिश। आबादी दूर है। समरीना की आवाज़ भी उसके खौफ की तरह दबी दबी सी थी। बस आधा घंटा दूर। वो अभी भी सामने देख रहा था। अच्छा, समरीना के जवाब में खुशी की झलक थी। आबादी होने से ज़रा तसल्ली रहती है ना। मकरब की संजीदगी में एक परेशानी थी। बारिश की शिद्दत इतनी देर गुजर जाने पर भी कम होती ना दिखाई देती थी। उसने कलाई पे बंदी घड़ी की तरफ देखा। कुछ सोचकर कार को दोबारा स्टार्ट किया। ऐसे तूफान में सफ़र, समरीना ने खौफ से थूक निकला। कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। उसने एक गहरा सांस बाहर को छोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर कार बढ़ा दी। किसी वक्त सामने से कोई हैवी ट्रक पास से गुजर जाता या कोई चलाती हुई मुसाफिर बस। छोटी कारें तो कहीं दिखाई ही न दी थी। मकरब को कार का सफ़र अपनी गलती लगा। धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते वो करीब 5 किलोमीटर आगे आ गया, लेकिन बारिश थी कि रुकने का कहीं नाम न ले रही थी। थोड़ा आगे एक टोल प्लाजा नज़र आने लगा। मकरब ने हिम्मत से काम लेते कार को वहाँ तक पहुँचाया। रकम देकर टिकट लेते आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक ट्रैफिक वार्डन ने शीशे से अंदर झांका। कहाँ जाना है? सीधा कराची। मकरब ने बारिश के शोर में आवाज़ ऊंची रखी। आगे घोटकी, सखर, खैरपुर तक बारिश का यही हाल है। सुना है घंटा 2 रुकने का कोई इम्कान नहीं। ओह, फिर? मकरब ने जानना चाहा कि आखिर उसने रोका क्यों था। इधर इंटरचेंज से उतरकर करीबी आबादी में रुक जाइए, यहीं कोई 1-2 किलोमीटर आगे। छोटी गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इधर? मकरब ने निचला लब परेशानी से दबाकर सोचा। सीधा रूट छोड़कर आउट ऑफ द वे जाना। वो सोच में पड़ गया था। ठीक तो कह रहे हैं, आगे भी अगर इसी तरह खुले वीरान इलाके हैं तो हवा की शिद्दत से चलती कार ना उड़ जाए। समरीना ने उसकी हिम्मत बंधाई और इस मरतबा मकरब ने खामोशी से कार आगे को निकालते सड़क से बाएं हाथ को उतार ली। बारिश तो यहाँ भी थी और मुसलसल थी, लेकिन आबादी आने का इम्कान अब 5 मिनट की दूरी पे था। मकरब के दिल को इक्का दुक्का शॉप्स देखकर कुछ ठहास बनने लगे। फिलहाल जिस सिचुएशन से वो दो चार थे, किसी आबादी और शेल्टर की अशद ज़रूरत थी। इस जली सड़क पर कहीं कहीं पानी भी जमा था। कुछ आगे आने पर कच्चे पक्के मकानात दिखाई देने लगे। मकरब को किसी होटल या रेस्टोरेंट की तलाश थी, और होटल तो शायद वहाँ मौजूद ही ना थे। वो रेस्टोरेंट! समरीना ने अचानक चिल्लाकर मकरब का कंधा दबोचा, फिर खुद ही बुरी तरह खज्जल होकर हाथ हटा लिया। चाय के बर्तन, उसने हल्का सा उंगली का इशारा किया। मकरब ने नज़रों के ताकों में देखा। तंदूर और चूल्हो नुमा जगह के ऊपर चैंकने लटकी थी। साथ एक छोटा सा बरामदा था जिसमें 1-2 लकड़ी के बेंच, कुछ कुर्सियाँ और मेज़ें रखी थी। मकरब ने कार को ऐन रेस्टोरेंट के बरामदे के करीब जाकर रोका। कुछ ज़रूरी है तो साथ ले ले, मैंने कार लॉक करनी है। उसने हैंडल खोलती समरीना को मतवज्जे किया। बस ये हैंड बैग। उसने कंधे से लगा बैग दिखाया और नीचे उतरकर तेज़ कदमों से अंदर दौड़ गई। मकरब ने मोबाइल जेब में रखकर बटवा संभाला और कार लॉक करके पीछे पीछे आ गया। ढाबे में मुसाफिर तो और कोई नहीं था। मालिक और एक लड़का अलबत्ता मौजूद थे। लड़के ने फ़ौरन ही मेज़ कुर्सियाँ सीधी करके साफ़ की और उनको बैठने का इशारा किया। चाय? लड़के ने सवालिया मकरब की तरफ देखा और उसने बेसाख्ता समरीना को, जिसने सर इस बात में हिला दिया। हाँ, 2 कप चाय और साथ में। उसने फिर समरीना की तरफ देखा तो उसने सर नफ़ी में लाकर अपना बड़ा सा हैंड बैग थपका, जिसका मतलब था कि खाने का सामान उसके पास पहले से मौजूद है। मकरब ने लड़के को देखा। बस 2 कप चाय, और वो भाग गया। मकरब ढाबे का आंखों ही आंखों में जायजा लेता एक ज़रा दूर रखी कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल खोलकर मौसम की सूरत हाल की अपडेट्स ली। सिंध की वो पूरी पट्टी जिस पर उन्होंने सफ़र करना था गहरे बादलों से हटी थी और रात गए तक बारिश जारी रहने की पेशन गोई थी। लड़के ने जिस वक्त 2 कप चाय सामने लाकर रखे, समरीना के घर से कॉल आने लगी। वो चाय पीने के साथ किसी को मौसम का अहवाल दे रही थी और फिर अपनी जगह से उठकर उसके नज़दीक आए। बात करें अब्बू से? उसने अपना मोबाइल आगे किया और मकरब ने गला खनखार कर मोबाइल अपने हाथ में लिया। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। सब खैरियत तो है ना मकरब बेटा? कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं मौसम की वजह से? नहीं ताया जान, अभी तो रुके हुए हैं। बारिश भी रुक जाए तो। हाँ, पर अब तो शाम हो रही है, इस टाइम कहाँ निकलोगे? आगे खौटकी है ना, बड़ा शहर है तो। पर शिमी बता रही थी बारिश लगातार बरस रही है। जी बारिश तो हो रही है ना पुत्र, बारिश में निकलने की गलती ना करना। दिन की और गल थी, अब अंधेरा ते तूफान, रिस्क ना ले पुत्र। लेकिन ये तो बस्ती है, यहाँ रुकना। वो अजीब मखमसे में फंस गया था।
अमानता की बात भी दुरुस्त थी। देखते ही देखते शाम हो गई थी। आगे अंधेरे में सफ़र जारी रखना, वो भी बरसती बारिश में। आगे कुछ देर में बारिश रुक गई तो सोचता हूँ गोटकी तक चले जाएं। उसने अपना ख्याल जाहिर किया। अल्लाह करे बारिश रुक जाए, फिर देख लेना। उन्होंने नीम रजामंदी से इजाज़त दी और मकरम ने मोबाइल वापस समरीना की तरफ बढ़ा दिया। जी बाबा, दुआ करिए बारिश से रुकी ही नहीं। वो वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मकरम का ध्यान उसकी बातों से हटकर अब नए अगर मगर में पड़ गया था। अगर बारिश के रुकने का कब तक इंतज़ार किया जाए? उसके जहन ने फिर सफ़र को ही तरजीह दी। लेकिन ये मकरम ने थकी थकी आह भरते नहायत उकता कर मतवातिर बारिश को देखा। बारिश से इतनी बेजारी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी महसूस ना की थी। अल्लाह पाक के भी अजब निराले रंग थे। अब से पहले उसके मिजाज पर जो शदीद डिप्रेशन सवार था, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसल्लत की गई शादी, दुल्हन के ज़बरदस्ती साथ रवाना किए जाने और दुल्हन समेत अम्मी को फेस करने के मुतल्लिक था। लेकिन देखते ही देखते अचानक कुदरत ने एक ऐसी परेशानी से दो चार कर दिया कि दिमाग बेचारा और किसी सिमत में जाने के काबिल ही नहीं रहा था। अब फ़िलहाल तो उसे किसी तौर मौजूदा सूरत हाल से निपटना था। क्या सोचा फिर आपने? समरीना बड़े नामालूम अंदाज में उसके करीब आकर बैठी थी। मकरम ने चौंक के सर उठाया। देखते हैं। वो फिर दूसरी जानिब देखने लगा। होटल नहीं होगा यहाँ कहीं? वो फिर पूछने लगे। मैं पता करता हूँ। वो फ़ौरन ही वहाँ से उठ गया। ढाबे के मालिक से पूछने पर पता चला कि अंदर आबादी में बस स्टैंड के पास सिर्फ एक ही सस्ते किस्म का होटल है। फौरी तौर पर सिर्फ वहीं एक ठिकाना है, वहाँ जहाँ रैन बसेरा मुमकिन था। सफ़र का 1-1.5 घंटे का रिस्क लेकर अच्छे होटल की तलाश में खवार होना अपने आराम को लात मारने के मुतरादिफ था। इससे बेहतर था उसी सस्ते होटल में एक कमरा लेकर 9 बजे ही बिस्तर में पड़कर आराम कर लिया जाए। वो बलाखिर अंदर के तलातुम से नबर्द आजमा होने के बाद एक फ़ैसले पर पहुंच ही गया। पलटकर ढाबे के मालिक से होटल का पता समझा और कार की तरफ बढ़ गया। समरीना उसे कार में बैठते देखकर हवास पाकता से खुद ही भागी चली आई। कहाँ जा रहे हैं हम? वो उसे हौनकों की तरह देख रही थी। होटल। उसने चेहरा सामने रखा। अब उसे समझाए गए पते तक पहुंचने के लिए खूब अलर्ट बैठना था। इधर होटल का सुनकर समरीना भी खामोश बैठ गई। मकरम ने उसके अब्बू का कहना मान लिया था। रात की इस तारीकी में बरसती बारिश में आगे का सफ़र, उफ, सोचना ही हॉरिबल था। करीब 15 मिनट के बाद वो बस स्टैंड के एरिया तक पहुंचे। कार लॉक करके दोनों बाहर निकले और 12-14 कदमों का फासला तय करके होटल के अंदर दाखिल हुए तो तब तक काफ़ी भीग चुके थे। बारिश इतनी तेज़ थी कि भीगे बिना चारा न था। एक कमरा मिलेगा? मकरम ने गीले बालों को उंगलियों से पीछे किया। सादा से उस काउंटर के पीछे एक ही आदमी बरजमान था, घनी दाढ़ी मूंछों वाले। उस आदमी की उम्र 30-32 से ज़्यादा न थी। वो कुछ देर तक खामोशी से मकरब और समरीना को देखता रहा। कहाँ से आ रहे हो? मकरब के सवाल को उसने यकसर नज़रअंदाज किया। साहिवाल से। मकरम ने जवाब के दौरान उस छोटी सी जगह का नज़रें घुमाकर जायज़ा लिया। बाएं हाथ ऊपर की तरफ तंग सी सीढ़ियाँ जा रही थी। उसके अलावा वहाँ कोई रास्ता ना था। तो मतलब कमरे वगैरह ऊपरी मंजिल पर कहीं थे। जाना कहाँ है? उसने फिर पूछा। मकरम ने इस बार यूं आंखें छोटी करके उसे देखा जैसे कहता हो कमरा लेने आया हो, बस का टिकट नहीं। लेकिन फिर जबरन उल्टा जवाब मुंह में रखते कराची कह दिया। शनाख्ती कार्ड? उसने हथेली आगे फैलाई तो मकरम ने बटवा निकाल कर कार्ड खींचा। इनका कार्ड? आदमी ने समरीना की तरफ इशारा किया। इसकी क्या ज़रूरत, मेरा काफ़ी है। मकरम ने बदमिजाजी से कंधे उचकाए, जिस पर आदमी ने लहाजे को अबरू खींचा, लेकिन फिर फ़ौरन ही अपने तेवर दुरुस्त कर लिए। घर वाली है? हाँ। मकरम को उसके सवाल एक आंख निभा रहे थे। इनफैक्ट उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आम से किसी होटल में बिला वजह इतनी तफ्तीश शुरू हो जाएगी। निकाह नामा है? उसने फिर हाथ आगे किया। अरे मतलब? मकरम कब सही गुस्सा आने लगा था। जी है। समरीना ने जल्दी से पर्स खोला तो मकरम भी रुका। अभी अभी ही ख्याल आया कि हाँ, निकाह नामा तो बिल्कुल है। कम सीनी का निकाह तो मौलवी साहब ने पढ़वा दिया था, पर लीगल पेपर ताया जान ने अब बनवाया था। समरीना ने इस दौरान निकाह नामा सामने काउंटर पर रख दिया। दाढ़ी वाले ने पेपर उठाकर गौर से देखना शुरू कर दिया। कल की डेट? उसने पेपर के पीछे से सर निकाला तो लहजे में हैरत भरी थी। मतलब अभी यहीं, यानी कि कल ही शादी हुई है? हाँ। क्यों? कल की तारीख में निकाह मना थे। मकरब का तैश फिर बढ़ने लगा। भाग कर आए हो, कोर्ट मैरिज है। वो आंखें छोटी करके मुस्कुराया तो पान वाले सुर्ख दांत बाहर आने लगे। मकरब का दिल चाहा मुक्का मार के मुंह की असल सुर्खी बाहर निकाल दे। इसका क्या मतलब? कमरा देना है कि नहीं? मकरब को अब एक पल यहाँ नहीं रुकना था। कैसे फजूल आदमी से पाला पड़ा था। उससे अच्छा था रात अपनी कार में सो के गुजार ली जाती। जी भैया, कमरा बिल्कुल देना है। वो क्या है ना, 100 तरह के लोगों से पाला पड़ता रहता है। होटल का मामला है, पुलिस ना आ जाए तो। वो रुका। ठीक है, आ जाइए, हमारा सामान है कार में और कार के लिए जगह। मकरब जाते जाते रुका। कार तो बाहर खुले आसमान तले खड़ी थी। रात भर उसकी हिफाजत का बंदोबस्त भी तो करना था। जी है जगह, आ जाइए। वो आगे बढ़ गया।
बारिश बाहर उसी तरह बरस रही थी। मकरब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया तो समरीना भी पीछे निकल आई। आप अंदर रहती, मैं ले आता सामान। उसने बामुश्किल पलके खोलते माथे पर हाथ का छज्जा बनाया। 2 बैग हैं पीछे। उसने डिग्गी की तरफ इशारा किया। कोई बात नहीं, वो आदमी है ना साथ। वो साथ साथ जल्दी से डिग्गी में खोलने लगा। अलबत्ता वो आदमी उसे दिखाई नहीं दिया और तभी दोनों बैग्स उन दोनों ने लाकर काउंटर के पास रख दिए। समरीना भी इस सारे अमल के दौरान पूरी भीग गई थी। होटल का मालिक मकरब को वापस साथ ले गया और समरीना बैग से करीब ही बैठ के चंद ही मिनट में मकरब और होटल वाला कार को कहीं पार करके अंदर आ गए और आदमी उनका एक बैग लिए सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसके पीछे मकरब अपना बैग लेकर आगे बढ़ा और समरीना अपना हैंड बैग संभालते मकरब के पीछे चल दी। होटल औसत दर्जे से भी कुछ नीचे की सतह का था। लंबी तंग राहदारी के दाएं हाथ करीब 5 या 6 कमरों की कतार थी। वो इन दोनों के लिए चौथे दरवाजे के सामने रुका और दरवाज़ा खोलकर अंदर ले आया। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। कमरा भी छोटा था और 2 सिंगल पलंग बिछे थे। दोनों पलंग अगरचे अलग अलग दीवार के साथ लगे थे, लेकिन फिर भी जगह इतनी तंग की थी दोनों पलंगों के दरमियान बामुश्किल जूते रखने जितनी जगह बची थी। सामने बाथरूम का छोटा सा दरवाज़ा भी था। मकरम ने दिल में शुक्र पड़ा, वरना तो ऐसे माहौल में उसे अटैच बाथ की दस्तयाबी भी एक ख्वाब लग रहा था। बेफिक्र होकर सोइए साहब, यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं नीचे सारी रात मौजूद रहता हूँ। वो दांत निकालकर बड़े फ़ख्र से खड़ा था। सही। मकरम ने पलटकर उसको देखा कि अब उसको चले जाना चाहिए, लेकिन वो यूं ही खड़ा हंस रहा था। मकरम ने एक नज़र से मीना को देखा। वो इतनी भीग चुकी थी कि पानी टपक टपक कर नीचे फर्श पर जमा हो रहा था। इन दोनों को फौरी तौर पर चेंज करने की ज़रूरत थी। ठीक है, मकरम इस बार कहते साथ आगे की तरफ बढ़ा, जैसे दरवाज़ा बंद करना, और उसके इरादे देखते वो भी सर खुजाता बाहर निकल गया। मकरम ने दरवाज़ा बंद करके हैंडल हाथ में लेना चाहा तो वो जगह ना सिर्फ खाली मिली, बल्कि वहाँ एक हॉल भी था। जैसे पहले यहाँ हैंडल हुआ करता था, पर अब टूट चुका था। मकरम ने ऊपर देखा कि शायद चटखनी चढ़ानी होगी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर जाते आदमी को रोका। बात सुनो, इस रूम की कुंडी ही नहीं है। हाँ, कुंडी टूट गई थी, लेकिन फिक्र न करिए, ये यहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसने हाथ हिलाकर तसल्ली देना चाहिए। तुम हमें कोई और कमरा दे दो। मकरम ने हाथ कमर पर रखे। कमरा कोई भी फारिग नहीं है, उसने अभी कोरा जवाब दिया। इतने कमरों की लाइन और कोई खाली नहीं है। मकरम ने पलटकर पीछे देखा। दिखाई तो और कोई नहीं दे रहा। उसने अब्रू खींचकर मशकूक नज़रों से आदमी को देखा। साहब, अल्लाह कसम, एक भी कमरा खाली नहीं। 3 कमरे तो किराए पर दे रखे हैं। वो अपना सामान रखकर चाबियां साथ लिए निकल जाते हैं। रहना है तो यहीं एक कमरा है। मकरम भी मज़ीद बहस में ना पड़ते अंदर आ गया। समरीना कमरे में मौजूद नहीं थी, इसका मतलब वाशरूम में थी। मकरम ने दरवाजे को अपने पीछे मुकम्मल धक्का देकर बंद किया तो वो बंद हो गया। कुछ देर रुककर मकरम ने देखने की कोशिश की आया खुद ब खुद खुल तो नहीं जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरवाज़ा वहीं टिक गया था। मकरम मुतमईन होकर अपने बैग की तरफ आया। जिप खोलकर अपने लिए ट्राउज़र, शर्ट और तौलिया निकाले। बारिश की वजह से अंदर हब्स कुछ बढ़ गया था। कमरे में खिड़की तो कोई ना थी, पर ऊपर 2 रोशनदान थे जिनके पट खुले हुए थे। मकरम ने पंखा ऑन कर लिया। तभी समरीना वॉशरूम से बाहर निकल आई। मकरब अपने कपड़े लिए साइड से बचकर निकला। कमबख्त, इतनी सी जगह में मूवमेंट भी आसान न थी। वो अंदर ही अंदर खौलता वॉशरूम में घुस गया। समरीना ने गीले कपड़े लकड़ी की कुर्सी पर फैला दिए और बैग्स बंद करके सामने की दीवार के साथ खड़े कर दिए ताकि चलना फिरना कुछ आसान हो सके। अपने लिए एक पलंग मुंतखब किया और हेयर बुट से बाल सुलझाने लगे। जब तक मकरब बाहर आया, वो अब्बू को कॉल करके ये भी बता चुकी थी कि खूंटी से पहले किसी छोटी सी बस्ती में रुके हुए हैं। खाने पीने का क्या करना है? वो तौलिए से बाहर लगड़ता यकीनन उसी से मुखातिब था। समरीना ने चौंक कर ऊपर देखा। वो व्हाट्सएप पर लगी थी। इसी होटल वाले से पता करें, आप अगर फ्रेश खाना खाना चाहते हैं तो। मेरे पास तो सब कुछ सुबह का बचा हुआ रखा है। टिफ़िन भी बंद है, इतनी देर से ख़राब ना हो गया हो। वो पहली बार बड़ी मतानत से बात कर रही थी। मकरब सामने वाले अपने पलंग पर बैठ गया। पता तो करता हूँ, लेकिन लग मुश्किल रहा है। वो लगातार सोच में था। तो ये केक और जूस पीकर सो जाएंगे। मुझे नहीं हो रही फ्रेश खाने की तलब। उसने सामान में से एक पैकेट केक और जूस का टन निकाल कर दिखाया। मुझे भी ऐसा कुछ दे दे। बाहर जाकर दोबारा भीगने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। जी है ना। उसने दूसरा जूस और केक बिस्किट मकरब की तरफ बढ़ा दिए। मकरब ने इस दौरान व्हाट्सएप पर अम्मी को वॉइस मैसेज भेजकर अब तक की तफसील बताई। आंखों पर हाथ रखकर सोते उसने थक कर टांगें सीधी की। कितना तवील और थका देने वाला दिन था, और इसके बाद भी वो बजाय मंजिल पर पहुंचने के अभी आधा घंटा सफ़र तय कर पाए थे। आज के दिन में मुझसे जो भी
कोताहियाँ हुई मालिक, इन सब पर माफ़ फरमाना और कल का आगाज़ पर सब अच्छा अच्छा करना। उसने मुंह में बुड़बुड़ाते दोनों हाथ जोड़कर छत की तरफ देखा तो समरीना ने पूरी गर्दन फेरकर उसको हैरत से देखा। एक बंदा लेटे लेटे अचानक दोनों हाथ किसी नादीदा हस्ती के सामने बांधे लब हिला रहा था। आप ठीक हैं? वो कहाँ देर लगाती थी कुछ पूछने में। मकरम ने झट से हाथ खोलकर दाएं हाथ देखा। वो वाकई कमरे में किसी और की मौजूदगी को यकसर फरामोश कर बैठा था। बिना जवाब दिए पीठ ही दीवार की तरफ फेर ली। समरीना ने ही उठकर कमरे की लाइट ऑफ की और टटोलती हुई वापस आकर सो गई। समरीना की आंख खटके से खुली और ये समझने में बस चंद ही सेकंड लगे कि वो कहाँ है। कमरे में अंधेरा था लेकिन उसकी आंखों के ऐन सामने बहुत हल्की रोशनी की एक लकीर थी और तब भी दो रोशनी की लकीर चौड़ी होने लगी। समरीना को यकलक समझ में आया कि उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये रोशनी वहीं से आ रही थी और अब वहीं दरवाज़ा कुछ मज़ीद खुला था और ऐन उस लकीर में एक साया दिखाई दिया। शायद मकरब कमरे से बाहर जा रहा था। कौन है? उसने यूं ही एहतियातन पूछ लिया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वो साया सटपटाकर भाग खड़ा हुआ, यूं कि उसका कंधा जोर से दरवाजे से लगा। समरीना उठकर बैठ गई और मकरब की आंख खुल गई। कौन है? बाएं तरफ से मकरब की आवाज़ सुनकर समरीना मजीद हैरान होगी। मकरब तो अपने बिस्तर पर था। फिर उसने भागकर कमरे की लाइट ऑन की और मकरब को देखा। कोई भागा है अभी हमारे कमरे से निकलकर। वो हैरत और खौफ की तस्वीर बनी खड़ी थी। व्हाट? मकरब तेज़ी से बिस्तर से उठा और नंगे पैरी दरवाजे के बाहर तक आया, लेकिन राहदारी खाली थी। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया, लेकिन वो छोटी सी जगह भी खाली मिली। होटल वाला भी कहीं नहीं था। वो वापस सीढ़ियाँ चढ़ाया, अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। समरीना ने सरहाने के पास से अपना दुपट्टा उठाकर गले में डाला। उसके बाल खुले हुए थे। वो पलंग के किनारे बैठते परेशानी से मकरब को देख रही थी। आर यू श्योर? सामने के अपने पलंग पर बैठा उसे देख रहा था। जी। खटके से मेरी आंख खुली। मेरी पाइंती दरवाजे के बिल्कुल पास है ना, तो शायद वो पलंग से टकराया, तभी मेरी आंख खुली। दरवाज़ा इतना खुला हुआ था। वो उठकर दरवाजे के पास गई और बाकायदा डेमो देने लगी। फिर दरवाज़ा कुछ ज़्यादा खुला और कमरे से निकलकर एक साया बाहर जाने लगा। एक मर्द था। मैंने कहा कौन है तो भाग खड़ा हुआ और दरवाजे से ठा करके टकराया भी था। सामान? मकरब को आधी बात में ही कुछ कुछ समझ आने लगी। तभी बैग्स की तरफ देखा। हमारा सामान पूरा है। ओह ये देखिए। समरीना ने हाथ मुंह पे रखा। ये बैग मैंने खुद लगाया था दीवार के साथ, और अब देखिए कमरे के दरमियान तक आया पड़ा है। मतलब बैग ले जा रहा था वो। ये कौन हो सकता है? और सामान संभालो। वो उठकर बैग के नज़दीक आया। समरीना अकड़ो बैठकर जिप और लॉक्स चेक करने लगी। बंद है। उसने ऊपर देखकर मकरब को बताया। जेवर वगैरह तो नहीं है अंदर? वो भी उसके साथ अकड़ो बैठ गया। है ना? समरीना ने तस्दीक की। अम्मी ने दिया था एक सेट। माय गॉड, सोना साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? मकरब ने हाथ माथे पे मारा, लेकिन आवाज़ नीची रखी। अम्मी ने कहा था दुल्हन हो, कहीं मेहमान आएंगे। वहाँ जाते ही उसने मनोअन बता दिया। मकरब ने गायब दिमागी से उसे सुना। वो लब भेंचते कुछ सोच रहा था। खोलकर चेक करो अभी, उसने कहा तो समरीना ने फ़ौरन लॉक और जिपे खोलकर कपड़ों के नीचे से वेलवेट का नीला डब्बा निकाल कर खोला। अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद मोतियों और सोने का सेट रखा था और उनके ऊपर 5,000 का नोट की एक गद्दी। ये क्या है? मकरब की आंखें हैरत से फैली थी। जी वो टाइम नहीं था ना तोहफे शोफे लेने का, तो सभी ने रकमें थमा दी मुँह दिखाई में। उसने उठकर खड़ा होते उसे भी उठने का इशारा किया। पलंग को दरवाजे के सामने रखना है, लेकिन ध्यान रहे घसीटने की आवाज़ ना आए। उसने आहिस्तगी से हदायत दी और समरीना ने समझदारी से सर हिलाया। दोनों ने समरीना के पलंग को उठाकर दरवाजे के सामने रखा और मकरम ने धक्का देकर दरवाजे से मिला दिया। फिर आगे बढ़कर मकरम ने पहले समरीना की कलाई थामी और लाइट ऑफ करके उसे खींचता हुआ अपने पलंग के नज़दीक आया। पलंग के कोने पर बैठकर उसे भी बिठाया और मुंह बिल्कुल उसके कान के नज़दीक कर लिया। लाइट मैंने जानबूझकर ऑफ की है और बातें भी अब उसी तरह सरगोशी में करनी है। क्या पता कमरे में कोई खुफिया कैमरा वगैरह लगा हो। जी ओके, समरीना ने भी उसी दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया। मुझे ये होटल के उसी मालिक की कारस्तानी लगती है। वो रात हमारे वाले से बहुत मशकूक हो रहा था। मकरम ने फिर उसके कान में आहिस्तगी से कहना शुरू किया। हमारे निकाहनामे की डेट से उसे शुबा गुजरा कि हमने शायद घर से भागकर पहले शादी की और अब कहीं दूर जा रहे हैं। नीयत भी उसकी इसीलिए ख़राब हुई होगी कि घर से भागने वालों के पास नकदी जेवर वगैरह होता है। समरीना ने सर हिलाया। उसके दिल की धक धक मकरब के बोलने से तेज़ होती जा रही थी। मकरब के अंदाज़ बताते थे कि वो इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। मैंने लाइट इसीलिए ऑफ की है ताकि उसे लगे कि हम दोबारा सो गए और हमने इस बात का ज़्यादा नोटिस नहीं लिया। लेकिन इससे क्या होगा? समरीना ने सरगोशी में पूछा। उसे वाकई ये हिकमत अमली समझ ना आई। हम इस वीरान और अनजान जगह पर बिल्कुल अकेले और निहत्ते हैं। चोर की चोरी पकड़ी जाए तो वो जान बचाने के लिए अगले की जान लेने से गुरेज नहीं करता। पहले उसका इरादा चुपके से जेवर नकदी हथियाने का था, लेकिन अब वो हमारी नज़रों में आ गया तो हमें जान से मारने का प्लान भी बना सकता है। यहाँ हमारी आमद की भला उसके सिवाय किसको खबर है?
वो हमें जान से मार कर मेरी कीमती कार, हमारे मोबाइल, हमारा सारा सामान सब हथिया सकता है। तो हम क्या करें अब? समरीना ने खौफ से थूक निकला। परेशान मत हो, हमें किसी भी तरह इस मुसीबत से निकलना है। कॉल करके पुलिस को बुला ले, वो भी देखते हैं। मकरम ने उसके हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली देने के अंदाज में दबाया और उठने की कोशिश की तो समरीना ने उसका वहीं हाथ पकड़कर फ़ौरन वापस बिठाया। बाहर तो नहीं जा रहे आप? नहीं, सिर्फ कॉरिडोर में झांकना है। ना ना, अभी नहीं। समरीना ने उसका पूरा बाजू ही पकड़ लिया। कहीं बाहर वो पिस्टल वगैरह लेकर ही ना खड़ा हो। तो बाहर कैसे निकलेंगे? वो जिद हुआ। हमने अब निकलना है ना यहाँ से। अरे तो अभी क्यों निकलना है? शिकार बनना है उसका। वो इससे ज़्यादा जलाए। सुबह का इंतज़ार किया तो ये और लोगों को न साथ मिला ले। फ़िलहाल कुछ देर इस पर यहीं ज़ाहिर करें कि हम सो गए और दोबारा ताकि वो रिलैक्स हो जाए कुछ। और फिर कोशिश करेंगे अजानों के करीब निकलने की, वो भी खूब देखभाल कर। अजान के टाइम? मकरम ने सोचने के लिए वक्त दिया। लेकिन हमें सामान समेत यहाँ से भागना है और उसने कहा था वो सारी रात नीचे बैठा होता है। यहाँ तो निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर तो जी लाजमी सुबह का इंतज़ार करना चाहिए। दिन की रोशनी में यहाँ शुरू हो जाएगी ना चहल पहल, फिर ये कुछ गलत नहीं कर पाएगा। ओके, तो मतलब हमें अभी आराम करना चाहिए। मुझे तो नहीं आएगी नींद। समरीना उसके कान के करीब बोली। मुझे भी। मकरब की गहरी आह निकल गई। सब ठीक तो रहेगा मकरब जी, वो आहिस्ता से उसके कान में बोली। तो मकरब को बड़ी देर बाद उस नाजुक रिश्ते का एहसास जागा जो उसके लिए अज़द नागवारी का बायस था। लेकिन अब वो उसी नापसंदीदा शख्सियत से राज़ो न्याज़ कर रहा था, वो भी कैसी नाजुक सिचुएशन में, और उसे अपने साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी बचानी थी। हाँ इंशाल्लाह। उसने समरीना के हाथ पे नरमी से हाथ रखा। मैं जाऊँ? वो उठने लगी लेकिन मकरब ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। डर तो नहीं लगेगा वहाँ? मकरब का इशारा उसके पलंग की तरफ था जो अब दरवाजे के सामने रखा था। जी बस कोई बात नहीं। वो उठ गई लेकिन मकरम ने बस चंद सेकंड्स लिए कुछ सोचने में और उसको कलाई थाम कर रोक लिया। 1 मिनट तुम बैठो। उसने बाजू से खींचकर समरीना को वापस बिठाया और खुद उठकर आहिस्ती से दीवार के पास गया। बारी बारी दोनों भारी सूटकेस उठाकर पलंग पर रख दिए। इसके बाद पलंग को हिलाया तो वो टस से मस नहीं हो रहा था। अब कोई अंदर आने की कोशिश नहीं कर सकता। उसने वापस आकर समरीना के करीब सरगोशी की। अब अगर नींद आ भी जाए तो फिक्र की बात नहीं है, लेकिन वो अपनी नई फिक्र का खुलकर इजहार भी ना कर सकी। और ये तो ख्याल भी मकरब को अब आया कि अब उनके पास एक ही पलंग बाकी रह गया था। हम एडजस्ट कर लेंगे। शर्मिंदा तो बुरी तरह हुआ लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। टाइम क्या हुआ है? समरीना ने वक्त भी आहिस्ते से पूछा। 3:10। उसने मोबाइल रोशन करके वक्त देखा। घड़ी में देखना मुश्किल था। अजान आजकल 4:15 पर होती है, तब तक जाग सकते हैं। क्या पता निकलने का चांस बन जाए। मकरम ने भी तायद में सर हिलाया और पलंग पर चढ़ बैठा। पीठ उसने दीवार से टिका ली और अब वो पलंग के चौड़ाई हिस्से पर बैठा था। समरीना ने भी देखा देखी चप्पल उतारकर दीवार से टेक लगाई। अगर उन्होंने आपस में बातचीत जारी रखनी थी तो करीब बैठना ज़रूरी था। घर वालों को बता दे। समरीना ने होंठ उसके कान के करीब किए। क्या फ़ायदा? रात के इस पहर वो सिर्फ बुरी तरह परेशान हो जाएंगे। कर तो कोई कुछ नहीं पाएगा। फिर करें क्या? अल्लाह पाक है ना। वो अंधेरे में मुस्कुरा दिया। उसी से मदद मांगते हैं। तुम्हारी और मेरी बेबसी सिवाय उसके कोई देखने वाला नहीं, तो निकालेगा भी वही। उसका यकीन होना चाहिए। वो अब जैसे अपने आप से बोल रहा था, अपने दिल को ताकत दे रहा था। समरीना के पलके भीग गए। अल्लाह की ताकत हमें मुश्किल में क्यों दिखाई और सुझाई देती है? वो इसी आहिस्ता रवि से बोल रही थी। दोनों के कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। समरीना ने सर को हल्का सा मकरब की जानिब झुका रखा था। हम गुनाहगारों की बदनसीबी, मकरम ने मुस्कुराकर तायद की। लेकिन एक खुश नसीबी भी तो है। समरीना की भीगी आवाज़ में भी नरम सी हंसी दर आई। मकरम ने सर उसकी तरफ घुमाया। क्या? अगर हम नहीं ना मानने वाले होते उसके, तब क्या करते? ये तो है। मकरम ने सर हिलाया। मुश्किल में सही याद तो उसी को करते हैं, उसी से मांगते हैं और उसी की इमदाद चाहते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आई। वो थोड़ा और करीब हुई। पूछो। ये जो हमारा बैग उठाकर ले जा रहा था, सुबह बैग मिस होने पर हमने चुप तो नहीं था बैठना, तभी हमें क्या जवाब देता? वो बैग चुराने नहीं, बैग में से नकली जेवर निकालने आया था। लेकिन यहाँ कमरे में ही बैग खोल कर बैठ जाता तो अंधेरे में उसे क्या खाक समझ आनी थी। तभी उसने सोचा कि पहले बाहर निकाल ले जाए। मतलूबा सामान निकाल कर बंद करके वापस रख जाता। हमने सुबह कौन सा पहले जेवर चेक करना था, और करते भी सही तो उस पर हमारा शक ही न जाता। वो भी कायल हुई। मुझे पता है क्या लगता है। मकरम ने ज़रा सा रुख उसकी तरफ फेरा। इस उल्लू के पट्टे ने हमें जानबूझकर बिना चटकनी वाली कमरा दिया। उसकी नीयत वहीं काउंटर पर ही ख़राब हो गई थी। जी यही बात है। मेरा तो अब सर दर्द करने लगा। उसने अपना माथा मसला। मैं दबा दूँ आपका सर? नहीं शुक्रिया। थोड़ा संभल कर बैठ गया। बातों के दौरान कुछ ज़्यादा ही करीब हो गया था। गोली भी है सर दर्द की मेरे पर्स में। उसने फिर मुंह मकरब के करीब करके बताया। खाली पेट कैसे खा लूँ? ओह हाँ, अब तो केक बिस्किट भी ख़त्म हो गए सारे।
जूस का डब्बा है कोई? मकरब को ख्याल आया। नहीं जी, आखिरी 2 बचे थे, वो भी हमने पी लिए। चलो कोई बात नहीं, सर दर्द है मेरा ना, पुराना रिश्ता है। वो कैसे? समरीना के लहजे में तशवीश थी। अम्मी से मेरी जब भी बहस होती है इख्तिताम दोनों के सर दर्द पर होता है। मम्मी को याद करके मुस्कुराया। हाँ, उसने हाथ मुंह पर रखा। माँ से भी कोई करता है झगड़ा? हमारे मिजाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, तकरीबन हर मामले में इख्तलाफ हो जाता है। वो मशरिक़ की बात सोच रही होती है और मैं मगरिब की हाँकता हूँ। मेरी वैसे हमजा से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन अब बड़े हुए हैं जब से तो झगड़े भी कम होते हैं। तुम उल्टा क्यों बोलती हो? मकरम ने कब से दबा सवाल आखिर पूछ लिया। उल्टा? वो हैरान हुई। नहीं तो कैसे मतलब? इतनी गैर अदबी उर्दू मैंने पहली बार सुनी है। वो हंसा तो समरीना मज़ीद हैरत में चिढ़ गई। कैसे भला? मुझे तो नहीं पता। क्या मेरा एक्सेंट नहीं यार, पूरा जुमला ही उल्टा होता है। क्या बोल रहे हैं पता नहीं, मैं तो नहीं उल्टा बोलती। यही? मुकरम ने उंगली का इशारा करके रोका। अब तुम्हारी जगह मैं होता तो कहता, मैं तो उल्टा नहीं बोलता। और तुमने क्या कहा? मैं तो नहीं उल्टा बोलती, यानी कि जुमले को उल्टी तरफ से घुमाकर बोलना। अच्छा, समरीना को कुछ समझ में आने लगा, तभी मुस्कुरा दी। मैंने वैसे कभी नहीं नोटिस किया। कभी नोटिस नहीं किया यूं कहते हैं, उसने फिर टोका। हमारे यहाँ तो सभी ऐसा बोलते हैं। स्टडीज़ कहाँ तक? मकरम ने जानने के अंदाज में देखा। BS कंप्यूटर अभी किया है कंप्लीट। अच्छा, गुड। पहले मकरम को वाकई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पिंड के लोग पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन अब कुछ दिन कसी वगैरह के साथ रहकर यहाँ वालों के मुतल्लिक़ ख़यालात काफ़ी तब्दील हुए थे। उसका ददयाल साहिवाल के मज़ाफ़ात में था, तब भी वो उसे पिंड कहते थे, पर अब तो पंजाब के खेत खलियान भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा दूर नहीं रहते। हत्ता कि लड़कियाँ भी पढ़ी लिखी थी। और MS इरादा है आगे? उसने बात के दौरान सर घुमाकर देखा, लेकिन समरीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर उसने रुककर इंतज़ार किया, फिर मोबाइल की स्क्रीन रोशन करके उधर घुमाई तो समरीना आंखें बंद किए दीवार से सर टिकाए बैठी थी, मतलब बैठे बैठे ही सो गई थी। मकरम ने मुस्कुराकर मोबाइल स्क्रीन ऑफ की और अंधेरे में हल्की हल्की दिखाई देती छत को घूरने लगा, क्योंकि अगर समरीना सो गई थी तो उसे अब जागना था। वैसे भी नींद उससे नहीं आ रही थी, सर का दर्द सोने कहाँ देता था। कुछ देर गुजरी कि समरीना का सर उसके कंधे पे आन गिरा। मकरम को अपना आप बस में बैठा महसूस होने लगा। वो बिना हरकत किए बहुत देर उसी हालत में बैठा रहा और फिर दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। मकरम 5 वक्त का नमाजी तो कभी नहीं रहा था, लेकिन इस वक्त उसका बहुत दिल चाह रहा था कि वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर इस मुसीबत से निकलने की दुआ करे। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके सबसे पहले सरहाने के करीब रखी। अब हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगी थी। समरीना उसके बाएं कंधे पर सोई हुई थी। मकरम ने अपना दायां हाथ घुमाकर समरीना के सर के नीचे दिया और उसे आहिस्तगी से पलंग की तरफ झुकाने लगा, लेकिन इस कोशिश में वो खुद भी उसी की जानिब झुकता चला गया। लेटने के दौरान समरीना की ज़रा सी आंखें खुली, लेकिन फिर बंद भी हो गई, क्योंकि वो सख्त गहरी नींद में थी। मकरम ने उसको लेटाकर सर के नीचे से हाथ खींचा। चेहरा इस वक्त उसके चेहरे के बहुत करीब था। समरीना के बाल खुले थे। येलो के बाद उसने डार्क मैरून और ब्लैक ड्रेस पहनी थी। सीधी मांग के खुले बाल, आंखें बंद, होंठ बंद, रंगत खुली सफ़ेद सी और नाक पतली थी। सर कुछ यूँ रखा था कि थोड़ी ऊंची हो गई थी और गर्दन कुछ और लंबी दिखाई देने लगी थी। बहज़वी चेहरे की जान लाइन एक दिन दम नुमाया हो गई, और ये चेहरा, ये नकुश मामूल से बहुत हटकर थे। तो कल ऐसा क्यों लगा कि ऐसी शक्लें आसपास बहुत होती हैं? वो अपनी ही सोच पर हैरान होता दूर हो गया। वॉशरूम की लाइट ऑन करके मोबाइल टॉर्च ऑफ कर दी और वज़ू करने अंदर चला गया। नमाज़ पढ़ने के बाद भी वो देर तक जाए नमाज़ पर बैठा रहा, यहाँ तक कि रोशनदान से दिन की रोशनी ने कमरे की हर चीज़ को वाज़िया कर दिया। धीरे धीरे ये रोशनी बढ़ती गई। मकरम ने घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 6 बज गए। गर्मियों की सुबह में अमूमन तो इस वक्त चहल पहल शुरू हो ही जाती है। उसने दरवाजे से कान लगाकर बाहर आवाज़ों का अंदाज़ा लगाना चाहा। ये होटल एक बाजार नुमा जगह पर था। रात को अगरचे बारिश की वजह से सब कुछ बंद मिला था, पर अब कभी इम्कान था कि बाजार की रौनक किसी हद तक बहाल ज़रूर हुई होगी। फिर यह जगह बस स्टैंड के करीब थी। उसने दिल को मजबूत होता महसूस किया। ए समरीना, उठ जाओ। उसने कंधे पे हाथ रखकर उसे हल्का सा लाया तो उसने फ़ौरन आंखें खोल दी। नज़र मकरब पर पड़ी तो झट से उठ बैठी। नज़रें घुमाकर कमरे को देखा। सुबह हो गई, उसने कहते साथ ही पैर पलंग से नीचे उतारे। सॉरी, मुझे नहीं पता कैसे नींद आ गई। कोई बात नहीं, बस अब ध्यान से हर चीज़ समेटो। वो खुद भी हर जगह तरफ देखने लगा। समरीना ने चादरें और सरहाने उठा कर चेक किया कि कुछ रह न जाए। समेट लिया सब। उसने अपनी कलाई से हेयर बैंड उतार कर अपने खुले बालों को बांध लिया और दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। मकरब लबों पर हाथ रख के कुछ सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर दोनों बैग्स पलंग से नीचे रखे और इशारा करके उसे बुलाया, और दोनों ने पलंग को वापस उसकी जगह पर रखा। अब ये बड़ा बैग मैं संभालता हूँ।
तुम मेरा छोटा बैग और अपना पर्स संभालो। दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे और इसके सामने रात के वाक़ये का कुछ भी जिक्र किए बगैर रकम अदा करके निकल जाएंगे। बस अब यही दुआ है बाहर उसने हमारे लिए कोई जाल ना बिछाया हो। अल्लाह ना करे। समरीना को खौफ से झरझरी आ गई। मकरम ने बैग हाथ में लेकर दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। राहदारी खाली पड़ी थी। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने पर सामने बाजार दिखाई देने लगा। होटल कैन सामने चाय का ढाबा था, वहाँ नाश्ते की तैयारी चल रही थी। दूसरों की मौजूदगी से मकरम को तकवीयत मिली और वो ज़्यादा एतमाद से नीचे उतरा, लेकिन काउंटर खाली मिला। अब क्या करें? समरीना ने उलझकर मकरम को देखा, लेकिन मकरम ने बिना कोई जवाब दिए जल्दी से अपना बटुआ खोला, कुछ रकम निकालकर सामने रजिस्टर की साइड पर फंसाई और बैग उठाकर बाहर का रुक किया। समरीना को समझ में आ गया यहाँ से निकल लेने में ही आफियत थी। बाहर निकलकर मकरम बाएं हाथ को मुड़ गया। गली जैसी जगह में खुला लकड़ी का कारखाना था। उसकी कार वहीं ठहरी थी। डिग्गी खोलने का वक्त नहीं था। मकरम ने अपना बैग फ्रंट सीट पर फेंका और समरीना ने अपने साथ पिछली सीट पर, और मकरम ने कार स्टार्ट कर दी। पीछे देखती रहना कोई फॉलो ना कर रहा हो। उसने कार निकाल कर जिस तरफ उसका रुख बना उधर को ही तेज़ी से भगा दी। समरीना पीछे देखने लगी। पीछे नहीं है कोई, दूर दूर तक, समरीना ने उसे इतला दी। अल्लाह का शुक्र है। मकरम ने गहरी आह निकल गई। पिछली सारी रात अजीब सी सोचों में कट गई थी। होने को क्या नहीं हो सकता था, आखिर सफ़र का मामला था। खैर, गुजरी के होटल का मालिक भी कोई बड़ा दारदाता नहीं था। सुबह शायद उन्हें फेस करने के डर से कहीं इधर उधर हो गया था। मकरम को 15-20 मिनट की जदोजहद के बाद बड़े रोड तक रसाई हासिल हो गई। मौसम भी अब इस हद तक उनके हक में था कि बारिश नहीं बरस रही थी, वरना बादलों की कोई कमी न थी आसमान पर। सूरज आज निकला ही ना था। अल्लाह जाने आगे मौसम के क्या हालात थे। मकरम को फ़िलहाल तो सर दर्द, नींद और भूख के मामलात ने परेशान कर रखा था, लेकिन आधा घंटा मज़ीद गुजर गया था और सड़क किनारे कोई आरामगाह दिखाई ना दी थी। उसने कार को सड़क के उतार कर किनारे पर रोका। क्या हुआ? समरीना ने बीच में से गर्दन निकाली, लेकिन मकरम अनसुनी करके कार से बाहर निकल आया। सामने से घूमकर दूसरी सीट की तरफ आया और अपना बैग अगली सीट से उठाकर पीछे डग्गी में डाला और फिर वापस आकर समरीना का बैग निकालकर उसे भी पीछे रख दिया। आगे आओ, वो उसकी खिड़की पर झुका कह रहा था। जी। वो हैरत से उसे देख रही थी, लेकिन वो मजीद कुछ कह बगैर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। समरीना ने भी उसकी हदायत पर अमल करते नीचे उतरकर अगली सीट संभाली। क्या हुआ है? मकरम ने कार दोबारा स्टार्ट की तो वो पूछे बिना न रह सकी। नींद आ रही है, बातें बातें करेंगे तो शायद। और आपका सर का दर्द? उसे भी बड़ी देर बाद ख्याल आया। उसने मुख्तसर जवाब दिया। नाश्ता भी तो नहीं किया ना? नाश्ता तो हम वहीं होटल में कर सकते थे, देखा नहीं? ऐन सामने रेस्टोरेंट था, लेकिन उस कमबख्त की बदनीति ने सारा काम बिगाड़ दिया। मोटरवे की तलाश में इतना शहर जाना, तब भी बहुत जगह नाश्ता बन रहा था, लेकिन हमें वहाँ से निकलने की जल्दी थी। वो सख्त चिड़ा हुआ लग रहा था। यहाँ सड़क किनारे भी कोई नहीं आ रही दुकानें। वो परेशानी से लब चबा रही थी। नींद के मसले का क्या होगा? उसने तशवीश से मुकरब को देखा। शायद बोलने से, और आते वक्त जो इतना लंबा सफ़र किया अकेले, तब नींद तो नहीं आई थी? उसने सवाल पूछकर मकरब की तरफ देखा तो वो लब दबाकर मुस्कुरा रहा था। उसने पहले भी समरीना के सवाल को गोल कर दिया था, लेकिन अब वो दूसरी बार पूछ रही थी तो हालात पहले से काफ़ी मुख्तलिफ थे। अब वो उससे बेतकल्लुफ़ होकर बात कर सकता था। सिंध तक का सफ़र तो आराम से गुजर गया था, लेकिन यूँ ही पंजाब में दाखिल हुआ मेरा बिल्कुल यही हाल होने लगा था। उसके लब मुस्कुरा रहे थे। है जी, सच्ची? फिर क्या किया था? वो मुकम्मल मतवज्जे थी। एक अच्छा बारौनिक पेट्रोल पंप आया तो मैंने उसकी मस्जिद के साथ कार रोक कर बंद करके पिछली सीट पर आराम से 2 घंटे नींद की थी। हाँ अच्छा, वो भी मुस्कुरा दी। वही तो मैं सोच रही थी, भला 14 घंटे मुसलसल कौन? उसने बात के दौरान यूं ही मकरब की तरफ देखा, लेकिन उसके सर को साफ झटका लगा नींद से। समरीना का दिल बैठने लगा। कार रोकिए मकरब जी, प्लीज़। उसने स्टीयरिंग पे हाथ रखा तो मकरब ने भी साइड पे फ़ौरन ही कार रोक दी। नींद का गलबा इतना शदीद था कि उसने कंट्रोल खोने लगा था। मैं चलाती हूँ कार। तुम? वो यकलख्त होश में आया। लाइसेंस है? नहीं है तो नहीं, लेकिन मुझे ना। उसने हाथ खड़ा किया। बिना लाइसेंस के कोई रिस्क नहीं। अरे भाई बात तो सुनिए। वो पूरी उसकी तरह जाने मुड़ी। कसम से मुझे बिल्कुल ठीक ठाक कार चलाना आती है, और चलाती भी रोज़ के हिसाब से हूँ। मैं स्कूल में सीख रही थी, आजकल लाइसेंस बस मिलने ही वाला था, बिलीव मी। लेकिन वो सीट की पुश से सर टिकाए बैठा था और समरीना की बातों के दौरान भी उस पर नींद के दौरे पड़ रहे थे। कार चलाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अब मुझे तुम्हारी टेंशन से नींद उड़ जाएगी। चलें, ये तो फिर अच्छा ही होगा। वो हंसकर नीचे उतर आए और दूसरी तरफ से होकर उसके सर पर आ खड़ी हुई। थोड़ी दूर तक मुझे चलाने दें, आपकी तसल्ली ना हो तो रोक दूंगी। वो दरवाज़ा खोलकर झुकी खड़ी थी। नाचार मकरब बाहर निकल आया और ड्राइविंग सीट उसे दे दी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने सांस अंदर को खींचते कार स्टार्ट कर दी। मकरब कुछ दूर तक एकदम अलर्ट बैठा उसकी ड्राइविंग पर गौर करता रहा, लेकिन वो वाकई ड्राइविंग जानती थी और बिना नर्वस हुए आगे बढ़ी चली जा रही थी। मकरब ने सर सीट की पुश से टिकाया। इरादा तो समरीना पर कड़ी निगाह रखने का था, लेकिन नींद का बोझ यूं था जैसे पलकों के नाजुक पुल पर किसी ने भारी लोडेड ट्रक चढ़ा दिया। न चाहते हुए भी बार बार आंखें बंद हो रही थी और फिर मालूम भी नहीं हुआ कब वो इर्द गिर्द से मुकम्मल बेनियाज होता गया। समरीना को ज़्यादा फिक्र किसी टूल प्लाजा की थी। वहाँ किसी ने लाइसेंस मांग लिया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन 35-40 मिनट के बाद सड़क किनारे एक आरामगाह आ गई। समरीना की खुशी से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने कार सड़क से उतारकर आहिस्तगी से आरामगाह के एरिया में उतारी। सुबह के शायद 9 बजने वाले थे। ना यहाँ कोई गाड़ियाँ थी, ना कोई मुसाफिर। उसे खदशा गुजरा कि शायद दुकानें भी सब बंद हो। कार रोककर पिछली सीट से अपना पर्स उठाया। मकरब के फरिश्तों को भी कुछ खबर ना थी। उसे कार रुकने भी ना जगाया था। समरीना दरवाज़ा बंद करके नीचे उतरी। ध्यान लगाकर दुकानों को देखा। शीशे के दरवाजे वाली वो एक दुकान शायद खुली हुई थी। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ी। दुकान वाकई खुली थी। चाय मिलेगी? उसने बेताबी से पूछा, क्योंकि वो एक सुपर स्टोर प्लस बेकरी की दुकान थी। जी, उसने सर हिलाया। 2 कप चाय। वो जल्दी से नाश्ते का सामान खरीदने लगी। चाय बनने तक उसने केक, बिस्किट, बन, पानी वगैरह खरीद लिए। पेमेंट करके सब सामान लिए और कार के पास आ गई। मकरब मुँह खोले अभी तक सोया हुआ था। मौसम चूँकि अच्छा था और खिड़कियाँ भी खुली हुई थी, तो उसे गर्मी ने नहीं जगाया, लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एक झटके से उसकी आंख खुल गई। कहाँ हैं हम? वो एकदम सीधा बैठा और हैरत से समरीना के हाथों को देखने लगा। क्या मैं इतनी गहरी नींद सो रहा था? जी। उसने मुस्कुराकर चाय का कप मकरब की तरफ बढ़ाया और सामान खोलने लगी। मकरब ने अपने लिए बन उठा लिया। अंदाज़न कितनी देर सोया हूँ? वो उसे देख रहा था। कोई 1.25 घंटा। अच्छा, कमाल है। वो हंस दिया। इतनी देर तुम्हारी ड्राइविंग के भरोसे रहे हम? जी हाँ, वो भी हंस पड़ी। और शुक्र है चेक पोस्ट पर भी रोका नहीं किसी ने। अब तो खैरपुर आने वाला होगा। उसने अंदाज़ा लगाया। नहीं जी, सखर खैरपुर दोनों अभी अभी गुजर गए। मैं एक कप और लेने जा रहा हूँ, तुम पियोगी? उसने कार का दरवाज़ा खोला तो समरीना ने सर नफ़ी में लाया। मुझे काफ़ी है। ओके। वो नीचे उतर गया। थकावट बाकी इस कदर शदीद थी कि एक कप चाय उसके लिए नाकाफ़ी था। समरीना ने रात के बाद अब मोबाइल निकाला और घर वालों को अपने दोबारा सफ़र के मुतालिक बताया। रात वाली परेशानी वो गोल कर गई कि मुसीबत से निजात मिलना ही बड़ी राहत थी। बिला वजह घर वालों को क्या परेशान करना। मकरब अपने साथ चाय का कप और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लाया था। असूलन तो हमें नाश्ते से पहले फ्रेश होना चाहिए था, लेकिन थकावट ने वो वाट लगा रखी थी कि कुछ याद ही नहीं रहा। वो साथ वाली सीट पर बैठ के दूसरा कप पीने लगा। अब पहले वॉशरूम अटेंड करते हैं, तुम भी मुंह हाथ धो लो। मेरी नींद भी हो गई, बस फिर आगे रवाना होते हैं। जी, मैं हो आती हूँ पहले। वो बैग में से फेस वॉश और छोटा तौलिया निकाल कर बाथरूम्स की तरफ बढ़ गई और मकरब उसकी उल्टी उर्दू पर बाद में बैठा मुस्कुराता रहा। यह कौन सा शहर है? ये उसे हैरत से देख रही थी। अभी तो दिन के 11 ही बजे थे। सफ़र को तसलसल से जारी रखा जाता तो अंदाज़न 2 घंटों तक आराम से वो कराची पहुंच जाते, लेकिन मकरब ने मोटर वे छोड़कर शहर का रुख किया था। शायद लंच करना चाहते होंगे। उसने दिल ही दिल में सोचा। ये हैदराबाद है, यहाँ मेरे एक दोस्त का घर है। उसने इतला दी। अच्छा। वो सुनकर हैरान हुई। मालूम नहीं उसने मंजिल पर पहुँचने के बजाय दोस्त से मिलने को तरजीह क्यों दी। आज रात हम यहीं रहेंगे, मकरब ने मज़ीद बताया। आपको फिर नींद आ रही है? समरीना ने अंदाज़ा लगाया। ओ नहीं, कुछ ज़रूरी काम है शहराज से। शहराज नाम है दोस्त का? हाँ, बचपन का दोस्त है। वो मुस्कुरा दिया। आपकी अम्मी नहीं परेशान हो रही होंगी? अम्मी से बात कर ली थी, उन्हें बता दिया कि कल सुबह रवाना हो गए यहाँ से। तो कराची कितना दूर है आगे? 2 घंटे तकरीबन। फिर तो हम आज भी जा सकते हैं। आप कुछ देर यहाँ रेस्ट कर लें और बस अब सुबह ही निकलूँगा। अच्छा। वो कुछ खामोश होगी। जैसी साहब की मर्ज़ी। मकरब ने कॉल मिलाकर किसी से बात शुरू कर दी थी। बातों से यही अंदाज़ा हुआ कि शहराज को कॉल मिलाई है। थोड़ा सफ़र मज़ीद करने के बाद वो एक खूबसूरत पोश कॉलोनी में दाखिल हुए और मकरब ने कार एक छोटे से बंगले के सामने रोककर हॉर्न बजाया। थोड़ी देर के बाद एक लड़के ने बाहर झांका और मकरब को देखते मुस्कुराकर पहले हाथ मिलाया, फिर गेट पूरा खोल दिया। कार पोर्च में रोककर मकरब नीचे उतरा और दोनों बगल गिर हुए। आ जाओ, सामान बाद में निकाल लेंगे। उसने मकरब का शाना ज़ोर से बजाया। मेरे साथ कोई है? उसने इशारा किया तो शराज चौंक कर रुका। समरीना नाश्ते के बाद पीछे जा बैठी थी, इसलिए शराज को वो दिखाई नहीं दी। कौन है? शराज का लहजा सरगोशियाना था। बताता हूँ, पहले इनको अंदर भेज दो। आंटी है ना और भाभी? अरे हाँ, सब हैं। आ जाओ समरीना। मकरब ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकल आए और शराज को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आइए, मैं आपको अपनी मिसेज़ और अम्मी से मिलवाता हूँ। उसने समरीना को आगे चलने का इशारा किया और जो ही उसने कदम आगे बढ़ाए, शराज ने ज़ोर से मकरब को ठोका मारा और मुंह उसके कान में घुसा दिया। अम्मी और आंसा से क्या कहूँ? कौन है? भाभी कहो, मिसेज़ है मेरी।
समरीना नाम है, उसने तहम्मुल से इतला दी, जिस पर शराज मज़ीद मुँह खुल गया। लेकिन समरीना कमरा खोलकर चूँकि अंदर दाखिल हो गई थी तो वह मज़ीद कुछ पूछने का इरादा तर्क करते अंदर दाखिल हो गया। मकरब भी पीछे पीछे अंदर आ गया। उसका शराज के घर वालों से कोई पर्दा वगैरह ना था। खाने के दौरान भी शराज लगातार उसे घूरता रहा था। मिसेज़ मकरब तो खासी खुश इखलाक थी। फ़ौरन ही आंसर उसकी अम्मी से घुल मिल गई थी, लेकिन शराज के जहन में माजी की कुछ घंटियाँ टन टन बज रही थी। तभी खाने के फ़ौरन बाद मकरब को लॉन में पकड़ लाया। अबे ये क्या मामला है? और तुम तो वो साहिवाल रेलवे स्टेशन पर खड़े दुनिया अंधेर होने के किस्से सुना रहे थे। हाँ तो? मकरब ने दोनों हाथ कमर पर रखे और खा जाने वाली नज़रों से शराज को देखा। तुमने निकाला था मुझे उन अंधेरों से। सॉरी यार, कुछ देर तक तो बराबर तेरा नंबर ट्राई करता रहा, लेकिन कॉल ही नहीं जा रही थी। बस फिर इसके बाद तो बिल्कुल ही किसी और ध्यान में लग गया। शराज भी खज्जल सा हो गया, क्योंकि उसके बाद वो मकरब की खबर ही न ले पाया था। यही बताने वाला था तुम्हें कि मेरी शादी करवा दी गई है और दुल्हन को साथ रुखसत कर दिया गया। उसका लहजा सुस्त ढीला सा हो गया। और आंटी, उन्होंने कबूल कर लिया? क्योंकि वो तो कम सनी वाला निकाह भी तुड़वाने। उन्हें नहीं पता अभी। मकरब को पता ही नहीं चला। समरीना के लहजे का रंग उसके लहजे पर गालिब आ रहा था। हाय सच? शराज की आंखें फैल गई। अरे तो फिर होगा क्या? मोटरवे से उतर कर यहाँ तुम्हारी सूरत देखने नहीं आया हूँ। सुनो अब। उसने शराज का बाजू खींचा। अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए अचानक समरीना को वहाँ ले जाकर उन्हें कोई ख़तरनाक किस्म का शौक़ नहीं पहुँचाना चाहता। तुम्हें समरीना को कुछ दिन अपने यहाँ रखना होगा। मैं कराची जाकर अम्मी को आराम आराम से बताता हूँ, फिर आकर ले जाऊँगा। और तुमने कबूल कर लिया इस रिश्ते को? अरे यार वो सब छोड़ो ना। मकरब ने उकता कर बाजू छुड़ाया। फ़िलहाल मेरे जज्बात ख्यालात बिल्कुल बेमायनी है, और ये जो कुछ दिखाई देते मसाइल फ़ौरी हल तलब है ना, पहले उनसे निपटना ज़रूरी है। शराज ने भी पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। तुम आराम से जाकर वहाँ के मामलात देखो। भाभी के मुतालिक बिल्कुल परेशान ना होना, और जब आंटी को मना लेना तो खुद यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मैं और आंसा भाभी को कराची ले आएंगे। थैंक्स यार, तुम जानते हो तुम्हारी फैमिली के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। खैर तुम सुनाओ, कैसे जा रहे हैं हालात? एकदम फर्स्ट क्लास। बिला वजह ही हंगामा बर्पा कर रखा था हर किसी ने। मैंने तो आंसा से कह दिया है कि जब मैं अपनी बहन के ज़ाती मामलात में मदाखलत नहीं करूँगा तो वहाँ से भी किसी को कोई हिम्मत नहीं होगी कि हमारे मामले में टांग अड़ाए। बट्टा सट्टा का नाम बेशक बुरा है, ख्वामख्वाही बंदे पर प्रेशर बन जाता है, लेकिन अगर इस बात को यूँ देखा जाए कि आखिर मैंने कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही थी, तो ऐसे में अगर वो मेरी बहन की नन निकलती है तो इतना वबाल खड़ा करने की क्या ज़रूरत है? मुझे यकीन है मैं और आंसा कभी हालात में बिगाड़ नहीं आने देंगे। बेशक ऐसा ही है, मकरम ने पुरजोर अंदाज में सर हिलाकर तायद की, लेकिन खुद से भी अहद करो कि अपनी सोच को हमेशा अपना रखोगे, क्योंकि डियर अभी तो तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 माह हुए हैं, आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कहीं ऊंच नीच आ सकती है, साबित कदम रहना मुश्किल हो जाएगा, तो डगमगाना मत। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। वो मुस्कुरा दिया। चलो अंदर चलकर बैठते हैं, बहुत थके हुए लग रहे हो। सोया कहाँ हूँ भाई? तुम ज़रा पिछली रात का हंगामा खेजी का हाल सुनो तो तुम्हें पता चले। वो उसे साथ साथ बताते कमरे में दाखिल हो गया। चले मकरब भाई, अब आराम करें। ये शराज तो आपको सारी रात बिठा सकते हैं। आंसा ने कहवे के बर्तन सामने से उठाए। मकरब चाह कर भी दिन को सो नहीं पाया था। शराज ने इतनी मुद्दत बाद मुलाकात हो रही थी, बातें ही ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। सारी रात बैठने वाली हालत नहीं इसकी। मैं भी इसे यहीं कह रहा हूँ कि अब आराम करे। शराज ने घड़ी में वक्त देखा। दोनों उठ खड़े हुए। शराज ही उसे गेस्ट रूम के दरवाजे तक लाया और गुड नाइट कहकर वहीं से वापस पलट गया। मकरब के दिल में ख्याल ज़रूर आया कि शायद उन्होंने समरीना के सोने का कहीं अलग बंदोबस्त किया, लेकिन उसने शराज से पूछा नहीं। अलबत्ता कमरे में दाखिल हुआ तो ये खुशगमानी भी हवा हो गई, क्योंकि इन दोनों को एक ही रूम दिया गया था। आ गए आप? वो एकदम मुस्तैद होकर उठ खड़ी हुई, जबकि मकरब ने बिना कोई जवाब दिए मोबाइल को बाएं हाथ दिखाई देते पलंग पर फेंक दिया। कमरे में 2 सिंगल पलंग थे और इतने बड़े कमरे के 2 अलग अलग कोनों में ही रखे थे। जब वो अंदर आया, समरीना दूसरी तरफ कोने में रखे पलंग पर बैठी थी। 10 तो पहले ही बज गए। सुबह नाश्ता करके निकलते, फिर कहीं 10 बज जाएंगे। अब आप मोबाइल में ना मसरूफ़ हो जाना। वो तेज़ तेज़ बोलती खिड़की के पर्दे बराबर कर रही थी। फिर फ़ौरन ही उसने लाइट ऑफ करके सब्ज़ रंग का 0 वाला बल्ब जला दिया। अरे ये क्या कर रही हो? वो बुखलाया हुआ सा कमरे के बीचों बीच खड़ा था। आप ही की खातिर कर रही हूँ। कम अज़ कम आपको 8-9 घंटे की पूरी नींद चाहिए, ताकि कल हम तसल्ली से कराची तक पहुँच सकें। और अब आप चुपचाप बिस्तर में घुस जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। वो बेधानी से सुनता वॉशरूम चला गया, और जब वॉशरूम से निकल कर बिस्तर पर आया तो पहली मरतबा समरीना के आखिरी जुमले पर गौर किया, ताकि कल हम तसल्ली से कराची पहुंच सके। और अभी कुछ देर पहले शराज ने भी उससे यही पूछा था कि उसने समरीना से बात कर ली। तब उसने यही कहा था कि अभी सोने से पहले कहता हूँ, लेकिन मकरब ने बाएं तरफ देखा तो समरीना मुँह दीवार की जानिब किए बेखबर सोई नजर आई। सुनो,
मकरम ने मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन एक तो आवाज़ ही ज़्यादा ऊंची ना निकल पाई, दूसरे समरीना भी शायद सो चुकी थी, उसे वापस से जवाब ना मिल पाया। तभी वो छत की तरफ देखते आने वाले कल के मुतालिक सोचने लगा। आखिर उसे किन अल्फाज में अम्मी से ये बात शुरू करनी थी। वो जहन में अल्फाज तरतीब देने लगा, लेकिन सोचों का ताना बाना 2 मिनट से आगे ना बढ़ पाया और गहरी नींद ने सारी फिक्रें अपने दामन में समेट ली। मकरब जी, समरीना हौले हौले उसका कंधा हिला रही थी। मकरब ने आंखें खोलकर गायब दिमागी से उसे देखा। 9 बज गए हैं। आंसा भाभी नाश्ते के लिए बुलाने आई है। वो उठकर बैठ गया, बालों को हाथों से पीछे करते हाथों पे ही सर गिरा दिया। दरमियान की पूरी रात उसकी एक लम्हे के लिए भी आंख ना खुली थी और इतनी गहरी नींद तो शायद वो ज़िंदगी में पहली बार सोया था। मैं बाहर जा रही हूँ, आप आ जाना। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर ही निकल गया। वॉशरूम से आकर उसने पहले अम्मी को बताया कि वो 10 बजे तक शराज के घर से रवाना हो जाएगा और फिर बाहर नाश्ता करने आ गया। भाभी को बताया नहीं तुमने? शराज ने उसके कान में खुसर फुसर की तो मकरम ने निंचना लब बेसाख्ता दांतों में दिया। उस झल्ली ने अब तक मौका ही कहाँ दिया था। वो अभी आंसा से पूछ रही थी कि हम कितने बजे तक कराची पहुंच जाएंगे, और आंसा मुझे घूर रही थी क्योंकि उसे तो मैंने रात ही बता दिया था कि समरीना कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगी। चल अब नाश्ता कर लिया तो जा बता कर आ। शराज ने उसे धक्का दिया। समरीना भी कुछ देर पहले ही कमरे में गई थी। वो पीछे पीछे कमरे में आया तो वो एक बार फिर की बनी हर चीज़ समेटने में लगी थी। 10 बजे से 1 मिनट नहीं देर करनी, ज़रा सा टाइम इधर होना, शेड्यूल बनने का सारा मुतासिर। 1 मिनट। मकरम ने दोनों हाथ आगे करके उसे रोकने की कोशिश की। रुको और मेरी बात सुनो। हाँ जी, सुन रही हूँ ना। वो सूटकेस में मकरब के कपड़े ठूंस रही थी। काम छोड़कर मेरी बात सुनो प्लीज़। मकरब के लिए जुमला मुंतखब करना मुश्किल हो रहा था। समरीना भी बैग बंद करके उठ खड़ी हुई थी। जी। वो उसके सामने खड़ी उसी को देख रही थी। मकरब के लिए आंखों में देखकर बात करना मज़ीद मुश्किल हो गया। उससे तो अच्छा था जब काम में लगी थी तब भी कह देता। वो एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब है। ओहो, क्या हुआ चच्ची को? वो बहुमे से कड़े तशवीश से उसे देख रही थी। वो उन्हें दिल की तकलीफ़ है ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी अचानक खबर उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ जी, ये तो है। उसने हाँ में सर हिलाया। तो अगर मैं तुम्हें वहाँ ले गया और शादी का बताया तो उनके लिए अचानक वाली बात हो जाएगी। अच्छा, वो कैसे? समरीना को समझ नहीं आया। शादी का तो उन्हें पता होगा ना? नहीं, अभी तक नहीं बताया। मकरब खजल सा हो गया। हाँ, चच्ची को नहीं पता आपकी शादी का? उसने हाथ मुंह पर रखा। आपने बताया क्यों नहीं था? तो क्या मेरे अब्बू ने भी नहीं बताया होगा? उससे और ख्याल आने लगे। वो भी मैंने मना किया था, तब भी अम्मी हॉस्पिटल में थी। अच्छा, तो फिर? पूरी बात तो उसे अब भी समझ में नहीं आई थी। वो शराज से मैंने डिस्कस किया था तो उसने कहा कि कुछ दिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊँ और अम्मी को मना लूँ। यानी कि? वो अटक गई। हाँ, यानी अभी मैं खुद कराची जाता हूँ और फिर कुछ दिन बाद तुम्हें ले जाऊँगा। उसने जल्दी से बात निपटाई। ओह। उसने इस नई खबर को जज्ब करने की कोशिश की, लेकिन महसूसात कुछ अलग और अजीब से होने लगे। अच्छा। उसने बाज़ार मुस्कुराकर मकरब को देखा। आपका मेरा बैग तो वैसे भी अलग अलग है ना, कुछ भी इधर उधर करने की नहीं है ज़रूरत। तो मैं चलूँ? उसने झुककर बैग भी उठा लिया और समरीना को देखा तो उसने फिर मुस्कुराकर सरस बात में लाया। जी। यहाँ के मुतालिक बिल्कुल कोई बात दिल में न लाई। शराज मेरे भाइयों की तरह, आंसा भाभी और आंटी भी बहुत ख्याल रखेंगी। जी। उसने फिर सरे लाया और मकरब के साथ ही कमरे से बाहर आ गई। शराज भाई और भाभी भी मकरब को खुदाफिज कहने पोर्च में आ गए और आंटी से वो मिल आया था। मकरब ने बैग पीछे रखकर ड्राइविंग सीट संभाली और कार को पीछे ले जाने लगा। मुझे एक बात। समरीना ने आंसा की तरफ देखकर हाथ से कार की तरफ इशारा किया। अरे हाँ, तो भाग कर जाओ। आंसा ने उसका कंधा थपका तो वो तेज़ कदमों से गेट तक आई। मकरब ने उसे आता देखकर कार रोक दी। वो मकरब जी। समरीना कार की खिड़की पर झुकी और सोचने के लिए कुछ वक्त दिया। आप मेरे घर वालों से ना जिक्र करना इस बात का। ओह, मकरब को तो इस बात का ख्याल ही अब आया। ओके। उसने समरीना की तरफ देखा। मैं उनसे कहूँगी कि हम कराची में हैं। वो पलके ज़ोर ज़ोर से झपक कर अपनी बात मुकम्मल कर रही थी ताकि आंसू दिखाई न दे, लेकिन मकरम ने धूप से चमकती आंखों का पानी साफ देख लिया था। दिल अपनी कोताही पर बुरी तरह शर्मिंदगी से दो चार हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो सर हिलाकर कार बाहर निकाल ले गया। खुदा का लाख लाख शुक्र है। कुत्सिया ने कागजात के रोल को दोनों हाथों में भेंचा। देखा मकरम, मैं ना कहती थी तुम्हारे चले जाने का बहुत असर पड़ेगा। सारे काम कितनी आसानी से निबट गए। जी, सारे काम। उसने कहा भरी। जायदाद खरीदने के लिए पार्टी भी मिल गई और कीमत भी इतनी बेहतरीन। बस अब देर मत करना, एक बार पैसा हाथ आ जाए। मेरे ज़हन में बहुत कुछ। ओके, सब हो जाएगा। फ़िलहाल आप मुझे अपनी तबीयत का बताइए। हाँ भाई, शुक्र है, सब खैरियत है। कुत्सिया के चेहरे पर अभी तक उस खुशी की चमक थी जो उन्हें मकरब के आने पर मिली थी। आपकी रिपोर्टें कहाँ हैं? वो उनके पास ही पलंग पर बैठ गया। अरे हाँ, सब रखी हैं, देख लेना। फ़िलहाल आराम करो तुम। थकावट नहीं हुई ज़्यादा? मैं बातें करना चाहता हूँ, आप भी बैठिए। उसने माँ के हाथ पे हाथ रखा। यहाँ सब कैसे हैं, नदीम अंकल वगैरह?
सब ठीक है, रोज़ ही आ जाते थे, अलवीना भी आती रही थी। आपने वहाँ का हाल नहीं पूछा ताया वगैरह के मुतालिक? पूछना क्या है, ठीक ही होंगे। उन्होंने लापरवाही से हाथ झटका। असल में मैं एक बात सोच रहा था। उसने गला खनकार कर आगाज़ किया। ताया ने मेरे साथ हर मामले में बहुत तावन किया, बल्कि ताया वगैरह का भी भरपूर साथ रहा, क्योंकि अगर कोई एक ताया भी मुखालफत पे उतर आता तो अमान ताया के लिए मुमकिन नहीं था मेरी मदद करना। सब ने ही मुकम्मल साथ दिया। हाँ सही, कुत्सिया भी तईद किए बगैर न रह सकी, क्योंकि ये खदशा तो उनको मकरब के यहाँ से जाते ही शुरू हो गया था कि कोई मुखालफत ही ना उतर आए। तो वो जो हमारा इरादा था समरीना के मुतालिक, क्या वो जायज़ लगता है? इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना? जायदाद तुम्हारा हक था, तुम्हें मिल गई। उन्होंने माथा सुकोड़ा। हाँ, लेकिन ताया के ताउन में कहीं ना कहीं ये सोच तो ज़रूर होगी कि मैं उनका दामाद हूँ। मकरब मौजू से नहीं हटा, बावजूद इसके कि माँ की अदम दिलचस्पी साफ नज़र आ रही थी। फिर तो ये उनकी मतलबी सोच हुई ना, तो क्या ज़रूरत ऐसे मतलब परस्तों से वास्ता ताल्लुक़ रखने की? मतलबी सही, पर जो हैं सामने हैं। हमारी तरह मुनाफिक तो नहीं कि मतलब भी निकलवा लिया और उन पर कुछ जाहिर भी नहीं होने दिया। मकरब अब मकसद पर आने लगा। इस बार कुत्सिया भी चौंक सी गई। ये तुम उनकी इतनी फेवर क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या घोल के पिला दिया कि उन्हीं के गुण गाने लगे? मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिश्ता दादा जान बना कर गए थे, उनको तोड़कर हमें क्या हासिल होगा? आखिर वो हमारा खून है, अपनों से जुड़कर रहना तो अच्छी बात है। ये सारी बातें तुम्हारी ताई खतीजा ने की होंगी, वही बहुत मीठी बनती है। किसी ने नहीं की मम्मा, लेकिन आप खुद सोचिए, मैंने बाबा से कितनी मोहब्बत की है, तो क्या ये सही लगता है कि उनके चले जाने के बाद उनके किए फैसले का मान ना रखूं या उनके सगे रिश्तों से किताए ताल्लुक़ कर लूँ? मत करो किताए ताल्लुक़, लेकिन शादी भी क्यों करनी? एक ही बात है मेरी माँ, मैंने अगर समरीना को तलाक दे दी तो सारा ख़ानदान वैसे ही मुझे छोड़ देगा। फिर मैं किस मुँह से उनके पास जाऊँगा या किसी किस्म के राव रस्म रखूँगा? वही तो तुम्हें कह रही हूँ, सारा ख़ानदान ही मतलबी है। फिर तो एक जैसे हुए ना। वो इस्तज़ाया हंसा। अभी अभी आपका बेटा इन लोगों से अपना मतलब निकलवा कर आया है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं दद्दीम भाई को ज़बान दे चुकी हूँ। फिर तुम भी अलवीना को पसंद करते हो और उनके एहसान। कमाल है अम्मी, आपको ज़बान देना तो अहम लग रहा और निकाह इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अरे वो कम सनी का निकाह था, भाड़ में जाए ऐसा रिश्ता। कुत्सिया बेगम गुस्से में आने लगी। ओके, तो बात करते हैं अलवीना की पसंदीदगी की। मुझे वो पसंद ज़रूर थी, लेकिन मोहब्बत वगैरह का कोई मामला नहीं रहा। ना ही मैंने खुलकर कभी मोहब्बत का इजहार किया अलवीना से। और समरीना? वो ठटक कर रुकी। कहीं उससे तो खुलकर इजहार नहीं कराए? जी नहीं, वो सख्त शर्मिंदा हुआ। मेरी वकालत सिर्फ उन लोगों की अच्छाइयों की वजह से है, लेकिन मुश्किल घड़ी में तुम्हारे नदीम अंकल हमारे काम आए थे, क्योंकि ताया से आपने कोई उधार मांगा ही नहीं था। क्या पता वहीं दे देते। और जिस एहसान की आप बात कर रही हैं वो तो हम बहुत जल्द उतार देंगे। तो क्या सोचे बैठे हो तुम? उन्होंने कड़ी नज़रों से घूर कर मकरब को देखा था, लेकिन वो भी ठान चुका था। समरीना से शादी? नो नेवर, कभी नहीं। उन्होंने फाइल दूर पटकी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अलवीना ही बहू के रूप में चाहिए। तुम्हारे बाप का पेंडू खानदान जितना हमसे दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। नहीं है वो लोग पेंडू। आप मिली कब हैं किसी से? वो झुंझला उठा, लेकिन कुत्सिया किसी और बात सुनने को तैयार न थी। मेरी तबीयत बड़ी मुश्किल से संभली है मकरब, उसे मज़ीद बिगाड़ने का बाइस मत बनो, बहुत पछताओगे। अल्लाह ना करे। उसे खौफ से झरझरी आ गई। अम्मी को कुछ होने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कर वहीं बैठ गया। अब करे तो क्या करे। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। और देखते हैं कि अब मकरब, आई थिंक सो इसका नाम मकरब ही है, मैं तो मकरब ही पढ़ रही हूँ, मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब नाम ऐसे होते हैं जो मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मुझे अभी भी बहुत मुश्किल हो रही है इसको प्रोनाउंस करने में। मैंने जब पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने कहा या अल्लाह, अल्लाह करे शराज वो हो, हीरो हो, क्योंकि मुझे ये दूसरा नाम सही से पढ़ना ही नहीं आ रहा। तो खैर मैंने किसी न किसी तरह यहाँ तक गुजारा कर लिया है। बट आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि नाम क्या है। तो पढ़ती तो मैं एक ही तरह से हूँ सारे नाम, तो एक इंसान को अंदाज़ा हो जाता है। पता है, जब मैं वैसे नॉवेल्स पढ़ती थी ना, तो मैंने कभी भी किसी नाम को गौर से पढ़ा ही नहीं था, कभी भी नहीं पढ़ा। उर्दू में जैसे नावल्स पढ़ते थे ना, तो वो पढ़ते हुए इतनी रवानगी होती थी, बस मुंह से बोलना नहीं होता था, बस पता चल जाता था कौन सा किरदार बात कर रहा, कौन क्या बोल रहा है, किस तरह का है। तो बस वो रवानगी में जल्दी जल्दी पढ़ते हुए तो पता चल जाता है कि अच्छा ये शीन छीन आता है, कोई शीन छीन होता है, तो ये वाला उसका नाम है। कभी पढ़ा ही नहीं कि उसका नाम शीन से क्या, उस दुरुस्त प्रोनाउंस कैसे करना है और वो किस तरह का होना है।
तो यही हाल था, तो मैंने कभी नहीं किया और अब मुझसे सारे बदले लिए जा रहे हैं। जब मैं नावल पढ़ती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, सब कुछ बोलना पड़ता है, तो मैं कुछ स्किप भी नहीं कर सकती कि कुछ चीज़ स्किप कर दूँ या कुछ चीज़ छूट जाए, ऐसा भी नहीं पॉसिबल। तो खैर आई होप सो कि आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को थोड़ी देर तक मिल जाएगा इंशाल्लाह, सो डोंट यू वरी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक इसका सेकंड पार्ट दे दूँगी। होप सो कि आप लोगों को ये वाला नावल पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा और बताइएगा कि ये वाला नावल कैसा था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।